हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप दैट ऑल ऑफ यू आर डूइंग अमेजिंगली ग्रेट। फर्स्ट ऑफ ऑल वेलकम टू दिस क्लास। तो कैसी चल रही है आप सबकी पढ़ाई। आई होप सब बढ़िया चल रहा होगा, मजे में चल रहा होगा, है ना। मज़ा आ रहा है पढ़ने के अंदर, सबसे इंपॉर्टेंट, क्योंकि यही है कि मज़ा आना चाहिए पढ़ने में। इस मूवमेंट पे ये गलती ना करें कि आप अपने आप को किसी और के साथ कंपेयर कर रहे हो, क्योंकि ये करके ना आप अपने आप के साथ बहुत बड़ी नाइंसाफ़ी करोगे। तो ऐसे टाइम पे डोंट कंपेयर योर सेल्फ कि उसका कितना सिलेबस हो चुका है, मेरा कितना सिलेबस हो चुका है। ठीक है। तो ये सब कंपैरिजन बिल्कुल भी आप अपने दिमाग में ना चलाएं। आई होप नहीं करते होंगे आप लोग कंपैरिजन, है ना। करते हो तो बताना। ठीक है। क्योंकि देखो यार, ये सबके साथ होता है कंपैरिजन। जब मैं वर्ड बोलता हूँ ना तो मेरे को पूरा कोटा याद आ जाता है, क्योंकि कोटा में ही मैंने सबसे ज़्यादा कंपैरिजन किया था। कोटा के अंदर मैं एज ए स्टूडेंट रहा हूँ, ठीक है। वहाँ से मैंने प्रिपरेशन करी है, तब मैंने कंपैरिजन बहुत देखा है। ठीक है, अपने आसपास की दुनिया में बहुत देखा है। जो अच्छे बैचेस के अंदर है वो उनको एकदम ही कोटा के अंदर बिल्कुल ऐसे टीचर की उपाधि दे दी जाती है कि अरे वो तो बहुत ही अच्छे बैच के अंदर है, उसका तो आईआईटी में सिलेक्शन हो ही जाएगा। और जो नीचे वाले बैचेस के अंदर है वो बेचारे सोचते कि हाँ यही किस्मत है, भगवान ने ही दिमाग दे के भेजा है। ठीक है। तो वो कंपैरिजन वहाँ पे मैंने बहुत देखा है। फिर जब मैंने पढ़ाना स्टार्ट किया कोटा के अंदर, जब मैं 2019 के अंदर कोटा में पढ़ा रहा था, तो वहां पे मैंने अपने स्टूडेंट्स को भी कंपैरिजन करते हुए देखा। फिर मुझे बुरा लगा कि यार ये तो नहीं करना चाहिए, है ना। पढ़ाई का मोटिव ये तो नहीं है कि यार हम किसी और के साथ कंपेयर करके डिमोटिवेट होते चले जाए, क्योंकि लाइफ में देखो, आप हमेशा बेस्ट रहोगे जरूरी नहीं है, हो सकता है आप में से कोई बेहतर हो। कब कब कंपैरिजन करोगे। कॉलेज के अंदर जाओगे, कॉलेज के अंदर आपको लगता है कि आप बेस्ट सिंगर हो, कॉलेज में आपसे बेटर सिंगर मिल जाएंगे आपको। आपको लगता है आप बेस्ट डांसर हो, कॉलेज में और बेटर मिल जाएंगे। आपको लगता है आप स्पोर्ट्स में बेस्ट हो, आपको और अच्छे अच्छे कॉम्पिटिटर वहां पे मिलेंगे। तो जैसे जैसे दुनिया में देखोगे यार, दुनिया में ऐसा जरूरी नहीं है कि एक ही इंसान सबसे बढ़िया हो। बहुत सारे अच्छे लोग होते हैं, बहुत सारे टैलेंटेड लोग होते हैं। तो एक ही टैलेंटेड इंसान नहीं होने वाला वहां पे, तो कंपेरिजन करने का कोई फायदा है नहीं, है ना। जैसे मेरे को एक स्टोरी याद आई कि जब मैं कोटा में पढ़ा रहा था, तो वहां पे मतलब 11th का बैच स्टार्ट हुआ था। अब 10th से 11th में बच्चे आते हैं तो आपको पता ही है ना, 12th के बच्चों को तो आइडिया होगा कि 10th से 11th में थोड़ा सा डिफरेंस आ जाता है। 10th जितनी इजी चल रही होती है, 11th में अचानक से आता है तो ऐसे थोड़ा डिफिकल्टी फील होती है 11th के अंदर। ठीक है। और कोटा के अंदर अगर कोई बच्चा आया है उस टाइम पे 2019 के अंदर, कोटा के अंदर कोई बच्चा आता था उस टाइम पे, ऑनलाइन इतना ज़्यादा भी नहीं था, ठीक है, कि इतना सारा कंटेंट अपने पास ऑनलाइन है। तो जब कोटा के अंदर कोई बच्चा आता था इतनी सारी कोचिंग्स की फीस देके, तो वो अपने कंधों पे ना बहुत बड़ा बोझ लेके आता था। तो वैसे ही मेरी क्लास में एक स्टूडेंट था, बहुत ही सिंसियर स्टूडेंट था। 11th का बैच स्टार्ट हुआ, मैं उसको डेली देख रहा हूँ, एक महीने कंटिन्यूस क्लास के अंदर डेली आ रहा है। वो टाइम पे पहुंच जाता है, कभी लेट नहीं होता है, डेली क्लास के अंदर पहुंच जाता, आगे वाली बेंच पे बैठ जाता, सिंसियरली पूरे पूरे नोट्स बनाता, सिंसियरली पढ़ाई करता। अब मुझे लग रहा था कि मैं मेरे को बहुत उस बच्चे से मतलब उम्मीदें थी कि यार अ, ये नहीं फर्क पड़ता कि नंबर आ रहा है कि नहीं आ रहा है, बस ये कि ये बच्चा सिंसियरली आ रहा है, डेली आ रहा है, कंसिस्टेंट है, मतलब ये अच्छा तो करेगा ये बच्चा। ठीक है। तो बॉन्डिंग बन गई थी अपनी, है ना। उन वैसे क्लास बहुत बड़ी थी, 200-250 बच्चे थे उस क्लास के अंदर, बट हाँ वो बच्चा मेरी नज़र में आ गया था कि भाई ये बहुत ही सिंसियर बच्चा है। ठीक है। फिर एक महीने बाद में उसने आना छोड़ दिया, और फिर एक हफ्ते 2 हफ्ते वो दिखाई नहीं दिया। फिर एक दिन वो आया क्लास के अंदर, और क्लास के बाद में फिर मैंने उसको बुलाया, मैंने कहा क्या हुआ भाई, इतने दिन कहाँ पे गायब हो गए थे। तो उसने बोला कि सर अगर हम हमारी सिचुएशन बताया आपको, तो हम बिहार के एक छोटे से गांव से बिलोंग करते हैं, और हमारे पिताजी ने ज़मीन बेच के हमको भेजा है यहाँ पे कोटा में पढ़ने के लिए कि बेटा तुम आईआईटी निकालना, हमारे गांव से कोई भी आईआईटीएन नहीं है, तुम आईआईटीएन बन के आना। और जब मैं यहाँ पे बच्चों को देखता हूँ, है ना, कि सर मैं तो कैसे बनूंगा आईआईटीएन। आप सवाल लिखते हो क्लास के अंदर, उससे पहले तो बच्चे आंसर दे देते हैं सर सवाल का। तो मेरा कैसे हो पाएगा आईआईटी के अंदर सिलेक्शन। इस वजह से मैं डिप्रेशन में आ चुका हूँ। मुझे समझ नहीं आ रहा कि मेरा आईआईटी में, मुझे उम्मीद ही खत्म हो गई है, क्योंकि मैंने 10th क्लास तक गवर्नमेंट स्कूल से पढ़ाई करी थी। यहाँ पे इतने अच्छे अच्छे बच्चे आ रहे हैं जिन्होंने 10th में ही 11th का पढ़ के आ जाते हैं वो लोग, और इतने इंटेलिजेंट है, सबसे पहले जल्दी आंसर दे देते हैं। तो मेरे को बड़ा ही एकदम, समझो कि एक इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स आ गया था उस बच्चे के अंदर कि सर मेरा हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा। ठीक है। तो मुझे उस टाइम पे बहुत बुरा लगा, क्योंकि यार मेरा वो वन ऑफ द फेवरेट स्टूडेंट में था वो बच्चा यार, कि वो डेली आ रहा है, रेगुलर आ रहा है, कंसिस्टेंट है, मतलब अच्छा बच्चा है। उससे मतलब आईआईटी में सिलेक्शन हो नहीं हो, मुझे ये पता है कि ये बच्चा कर लेगा, जिंदगी में अच्छा ही करेगा ये बच्चा। ठीक है। तो आईआईटी एक गोल है आपका ना, आईआईटी आपका सपना नहीं है। आईआईटी तो एक गोल है। वो गोल पूरा हो नहीं हो, बट वो गोल पूरा करने के लिए आप बहुत सारी चीजें और सीखोगे।
आपका सपना क्या है? सपना आपका होना चाहिए कि यार जिंदगी में एक हैप्पी लाइफ, एक हेल्दी लाइफ एंड एक सक्सेसफुल लाइफ लीड करनी है। अब ऐसा तो है नहीं कि आईआईटी में जाओगे तभी आप सक्सेसफुल बनोगे, बहुत सारे दूसरी कॉलेजेस के हैं, है ना, वो भी तो सक्सेसफुल बनते हैं ना लाइफ में, वो भी तो खुश रहते हैं ना जीवन में। ऐसा तो है नहीं कि आईआईटी नहीं खुश रहेंगे जीवन में, ठीक है। तो यहां पे हमारा जो गोल है ना, देखो गोल हम क्यों फैंटेसाइज करते हैं, हम आईआईटी को इतना फैंटेसाइज इसलिए कर देते हैं ताकि आप वो गोल सामने रख के आप कंसिस्टेंटली मेहनत करते जाओ, आप मेहनती बनो, आप कंसिस्टेंट बनो, ठीक है। बट इस चक्कर में तीसरी बड़ी चीज मिस कर देते हैं बच्चे, वो है पॉजिटिव रहना, क्योंकि ये बहुत जरूरी है यार लाइफ में। अगर तीन चीजें हैं ना आपके पास कि मेहनती हो, कंसिस्टेंट हो और पॉजिटिव हो, अपने ऊपर भरोसा है, पॉजिटिव हो, तो जिंदगी में तुम कुछ भी करो भैया अच्छा ही करोगे, कोई रोक नहीं पाएगा तुम्हें, ठीक है। तो आईआईटी तो एक गोल है यार, सपने तुम्हारे बहुत बड़े हैं, याद करो अपने बचपन के सपने, ये बनना है ना। बचपन के सपने कभी मत भूलना, क्योंकि चाइल्डहुड ड्रीम्स जो होते हैं ना वो सबसे बड़े ड्रीम्स होते हैं। उस टाइम पे अपन कंपेयर करके, है ना, सपने अपन उस टाइम पे औकात के हिसाब से नहीं देखते, उस टाइम पे अपन सपने बड़े ही देखते हैं कि यार एस्ट्रोनॉट बनना है ना, कल को मार्वल जैसी मूवी में काम करना है, मतलब बड़े बड़े सपने देखते हैं उस टाइम पे, ठीक है। तो अपने चाइल्डहुड ड्रीम्स भी बताना मुझे कि क्या है तुम्हारे बचपन के सपने, ठीक है। आईआईटी तो अभी पता चला होगा तुमको 10th के बाद में कि आईआईटी भी एक चीज़ है और आईआईटी अब तुम्हारा सपना बन चुका है। आईआईटी तुम्हारा गोल है, सपना नहीं है। सपने तुम्हारे और बहुत बड़े हैं, वो भी तुम पूरे करोगे, ठीक है। तो अपने आपको कंपैरिजन, है ना, किसी के साथ कंपैरिजन करने की जरूरत नहीं है, और अच्छे से पढ़ाई करो, मजे से पढ़ाई करो, ठीक है। स्टार्ट करें फिर इसी के साथ आज का सेशन। तो ओके गाइस, लेट्स गेट स्टार्टेड फॉर दिस सेशन। आज के सेशन में हम क्या डिस्कस करने वाले हैं ना, बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक्स है ये, मेरे वन ऑफ द फेवरेट टॉपिक्स है, जो कि है डोमेन एंड रेंज, ठीक है। डोमेन के ऊपर हम लोग बात करेंगे एंड रेंज के ऊपर बात करेंगे। तो बहुत सारे अच्छे अच्छे क्वेश्चंस है डोमेन एंड रेंज पे, तो उस पर डिस्कस करेंगे। टाइप्स ऑफ फंक्शन हमने कंप्लीट कर लिया है ना, हर टाइप के फंक्शन हमने देख लिया है, एक्सपोनेंशियल फंक्शन, लॉगरिथमिक फंक्शन, ठीक है। सो इन सारे फंक्शंस को देख के ग्रेटेस्ट इंटीजर, फ्रैक्शनल पार्ट, आपको एक फंक्शन का आइडिया तो लग गया होगा। अब हम डोमेन एंड रेंज के बारे में बात करने वाले हैं। तो डोमेन के लिए गाइस कुछ फंडामेंटल चीजें मैं बता देता हूं कि देखो कुछ बेसिक चीजें ऑन फाइंडिंग डोमेन, ठीक है। हाउ टू फाइंड डोमेन, ये मार्कर की थोड़ा सा पतला हो गया, चलो। हाउ टू फाइंड डोमेन, कुछ बेसिक सी चीजें हैं जो आपको पता होना चाहिए। जैसे कि अगर डिनोमिनेटर में कुछ भी मसाला बैठा हो तो वो मसाला जीरो नहीं होना चाहिए, ठीक है। डिनोमिनेटर में अगर कुछ भी मसाला बैठा हो तो वो जीरो नहीं होना चाहिए। तो अगर y इज इक्वल टू अ फंक्शन ऑफ x दे रखा है एंड कुछ एक्सप्रेशन इन टर्म्स ऑफ x डिनोमिनेटर में बैठी है तो वो जीरो नहीं होनी चाहिए, पहली चीज तो ये। दूसरी चीज, अगर अंडर रूट हो, अंडर रूट के अंदर कुछ मसाला हो, या फिर कुछ पावर 1/4 हो गई, इसके अंदर कुछ मसाला हो, मतलब अगर पावर समथिंग अपॉन इवन लिखी है ना, समथिंग अपॉन इवन, जैसे ऑड नंबर अपॉन इवन नंबर लिखी है, तो यहां पे अंदर जो भी मसाला है उसके ऊपर आप कंडीशन लगाओगे कि वो ग्रेटर देन और इक्वल टू जीरो होना चाहिए, है ना। अंडर रूट ऑफ समथिंग शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू जीरो, 1/4 ऑफ समथिंग शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू जीरो। तो इधर ये कंडीशन लगाएंगे कि ये जो मसाला है वो ग्रेटर देन और इक्वल टू जीरो होना चाहिए, ठीक है। इसके ऊपर कंडीशन ये लगाने वाली है कि जो भी यहां पे मसाला लिखा हो उसको निकालो बाहर और ग्रेटर देन और इक्वल टू जीरो उसके ऊपर कंडीशन लगा दो। अगर यही मसाला डिनोमिनेटर में लिखा है, जैसे ऐसा लिखा है 1/√ऑफ समथिंग, तो इसके ऊपर समझ में आ रहा है कि ये ग्रेटर देन जीरो होना चाहिए, बट ये इक्वल टू जीरो अब नहीं हो सकता है क्योंकि ये डिनोमिनेटर में बैठा है। तो इसके ऊपर कंडीशन लगाओगे कि ये जो चीज है वो ग्रेटर देन जीरो होनी चाहिए, ठीक है। तो ये कुछ बेसिक्स है डोमेन फाइंड करने के। लॉग देखोगे तो लॉग के अंदर भी कुछ बेसिक है कि अगर log ऑफ a टू द बेस b लिखा है तो यहां पे कंडीशन क्या लगती है, ये जो नंबर है a दैट शुड बी ग्रेटर देन 0, b शुड बी ग्रेटर देन 0 एंड b शुड नॉट बी इक्वल टू 1, है ना। a पॉजिटिव होना चाहिए, b पॉजिटिव होना चाहिए एंड b नॉट इक्वल टू 1 होना चाहिए, ठीक है। तो इतना ही बेसिक क्लियर है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। आज बहुत सारे क्वेश्चन आपका इंतजार कर रहे हैं, तो इन सारे क्वेश्चंस को आप लोग खुद से अटेम्प्ट करना एक बार पहले, है ना। कुछ बच्चे अगर ऐसे बोल रहे हैं कि सर ये तो हमने ऑलरेडी पढ़ रखा है सर, हाँ ये ऑलरेडी हो चुका है, इस बैच में हो चुका है, उस बैच में, तो ठीक है यार। मतलब अगर तुम्हें लगता है कि ऑलरेडी तुमने कर रखा है, और एक बार ना किसी रैंडमली 2-4 सवालों पे पॉज करो और वो सवाल खुद से करने की कोशिश करो।
अगर तुमसे बन जाते हैं वो सवाल, फाइनल आंसर पर खुद से पहुंच जाते हो, तो मैं बताऊंगा कि तुम्हें ये वीडियो लेक्चर्स देखने की जरूरत नहीं है फिर तो। ठीक है, रैंडमली 2-4 अच्छे सवाल देख लेना, अगर वो तुमसे खुद से बन रहे हैं तो तुम्हें वीडियो लेक्चर्स देखने की जरूरत नहीं है। बट अगर तुमसे नहीं बन रहा है तो जरूर देखो। ठीक है, क्योंकि कंटेंट बदल नहीं रहा है। 2010 में भी मैंने ये सारा सेम कंटेंट पढ़ा था गाइस। ये डोमेन, ये रेंज, ये एक्सपोनेंशियल फंक्शन सेम यही 2010 में मैंने पढ़ा था। आज भी वही चीजें पढ़ रहे हैं, चेंज हुआ है तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन थोड़े बदल गए हैं, बस उसके अलावा कोई चेंजेस है नहीं ज्यादा। बेसिक कॉन्सेप्ट तो सेम है ना यार। तुमने भी बचपन में एबीसीडी पढ़ी है, तुम्हारे बच्चे भी बचपन में एबीसीडी ही पढ़ेंगे। ठीक है, तो ऐसा नहीं कि तुमने ए फॉर एप्पल सीखा, उनको ए फॉर एपिटाइजर सिखा रहे हैं। ठीक है, ऐसा नहीं होगा ना। क्लियर है? तो चलो, एल्जेब्रिक ऑपरेशन ऑन फंक्शन, ये कुछ बेसिक सा कॉन्सेप्ट है कि अगर हम दो अलग अलग फंक्शंस को ऐड कर रहे हैं, सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, जैसे f प्लस जी है ना, एक फंक्शन है f जो कि इन टर्म्स ऑफ x है, एक फंक्शन है g विच इज इन टर्म्स ऑफ x। अगर हम उनको ऐड कर रहे हैं f प्लस जी या f माइनस जी, या फिर मल्टीप्लाई कर रहे हैं या फिर डिवाइड कर रहे हैं, तो उनकी डोमेन कैसे निकालें? तो उसकी डोमेन के लिए हमें यह बात ध्यान रखनी है कि अगर उनको ऐड एंड सब्ट्रैक्ट किया गया है, ठीक है, तो द डोमेन ऑफ f प्लस जी एंड f माइनस जी इज द इंटरसेक्शन ऑफ, है ना, डोमेन इन ईच केस a इंटरसेक्शन b। ऐसा समझो कि यार ऐसी x की वैल्यू जहां पे f को भी बुरा ना लग रहा हो, जहां पे f भी डिफाइंड हो, और ऐसी x की वैल्यू जहां पे g भी डिफाइंड हो, तो मतलब दोनों खुश हो, तो मतलब उनका इंटरसेक्शन है ना, जहां पे इसकी भी डिमांड पूरी हो जाए, इसकी भी डिमांड पूरी हो जाए, दोनों खुश हो, तो अपन इंटरसेक्शन ले लेते हैं a इंटरसेक्शन b, दैट इज डोमेन ऑफ। डोमेन बेसिकली क्या होती है? डोमेन इज परमिसिबल वैल्यूज ऑफ x फॉर विच y इज डिफाइंड। डोमेन मतलब x की वो वैल्यूज जिसके लिए y डिफाइंड हो। ठीक है, एंड रेंज मतलब y की वो वैल्यूज जिसके लिए x डिफाइंड हो। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है, याद रखना, आगे जाके फिर से ये स्टेटमेंट आएंगे, है ना गाइस। अब अगर दो फंक्शन को हम लोग मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तब भी उनकी जो डोमेन होगी वो इंटरसेक्शन हो जाएगी, उन दोनों फंक्शन की डोमेन का इंटरसेक्शन हो जाएगा। बट अगर दो फंक्शन को हम लोग डिवाइड कर रहे हैं, तो उनकी जो डोमेन होने वाली है वो इंटरसेक्शन तो होगा ही होगा, ए इंटरसेक्शन बी, बट उसमें से वो वैल्यूज हटा देना। ए इंटरसेक्शन बी, जहां पे ए है फंक्शन एफ की डोमेन, जी है फंक्शन बी की, फंक्शन जी की डोमेन। ठीक है ना, बी इज द डोमेन ऑफ फंक्शन जी एंड सेट ए इज द डोमेन ऑफ फंक्शन एफ। और अगर हम इसको डिवाइड कर रहे हैं, तो जो फाइनल डोमेन रहेगी ना, वो ए इंटरसेक्शन बी में से हमें वो वैल्यूज हटानी है जहां पे डिनोमिनेटर 0 बन रहा हो। ठीक है, ए इंटरसेक्शन बी में से वो x हटा दो, है ना, ए इंटरसेक्शन बी माइनस सब्ट्रैक्ट द सेट ऑफ वैल्यूज ऑफ x such that the denominator which is gx over here that becomes 0। x की वो वैल्यू जहां पे डिनोमिनेटर 0 बन रहा है, बस उनको गायब कर दो। ठीक है, एक एग्जांपल देख लेते हैं इसके ऊपर, इन्हीं चीजों को समझने के लिए, कि गिवन टू फंक्शन fx एंड gx डिफाइंड बाई fx इज इक्वल टू 1 बाई एक्स, gx इज इक्वल टू दिस, देन फाइंड द डोमेन ऑफ fx इनटू gx। और दूसरा पार्ट बोल रहा है कि fx अपॉन gx की अपने को डोमेन बताओ। तो देखो फंक्शन, पहला वाला पार्ट में देखो कि डोमेन ऑफ fx क्या बोलोगे आप? डोमेन ऑफ fx की क्या डोमेन है? fx की डोमेन है कि यार x 0 नहीं होना चाहिए, क्योंकि fx के अंदर x डिनोमिनेटर में बैठा है, अगर x 0 हो गया तो डिनोमिनेटर 0 हो जाएगा, है ना। तो fx इज इक्वल टू 1 बाई एक्स है, और इधर fx इज इक्वल टू 1 बाई एक्स में गाइस x नॉट इक्वल टू 0, राइट, x शुड नॉट बी इक्वल टू 0। मतलब यहां पे अपन बोल सकते हैं x इज एनी रियल नंबर एक्सेप्ट 0। ये तो फंक्शन f के बारे में बोल दिया। ठीक है, दिस इज अबाउट फंक्शन f। फंक्शन g के बारे में क्या बोलेंगे? g के अंदर अंडर रूट में कुछ बैठा है, एंड अंडर रूट में कुछ बैठा होता है तो उसको अपन ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 कर देंगे। ठीक है, तो gx है अंडर रूट ऑफ x प्लस 1, तो अंडर रूट के अंदर अगर कुछ भी मसाला बैठा है x प्लस 1, उसको हम कर देंगे ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। तो इधर आ गया x ग्रेटर देन और इक्वल टू -1। ठीक है, कि इसके लिए हमें x की वो वैल्यू लेनी है जो कि ग्रेटर देन और इक्वल टू -1, इसके लिए हमें x की वो वैल्यू लेनी है जो कि बस 0 ना हो, इसके लिए अपने को बस 0 को हटाने का है। तो अगर मैं फर्स्ट पार्ट में f इंटू जी की डोमेन देखूं, है ना, डोमेन ऑफ f इंटू जी, डोमेन ऑफ फंक्शन f इंटू फंक्शन g, इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन, इसकी डोमेन देखी जाए तो सिंपली इन दोनों का इंटरसेक्शन आ जाएगा, राइट। अगर इसको मैं सेट a बोलता हूं
और इसको अगर सेट बी बोला जाए तो एफ इंटू जी की डोमेन ए इंटरसेक्शन बी, मतलब ऐसी वैल्यूज जहां पे एफ को भी दिक्कत ना हो, जहां पे जी को भी दिक्कत ना हो, तो इंटरसेक्शन लेना आता है। मतलब इसमें हम चाहिए ग्रेटर देन और इक्वल टू -1 वैल्यू, है ना। सेट बी क्या बोल रहा है? सेट बी बोल रहा है कि -1 या -1 से बड़ी वैल्यूज, ये ले लो, -1 या -1 से बड़ी वैल्यू। सेट ए क्या बोल रहा है? कोई भी वैल्यू ले सकते हो बट जीरो नहीं ले सकते, है ना। कोई भी वैल्यू ले लो बट जीरो मत लेना, ठीक है। तो जीरो के अलावा बाकी आप कोई भी वैल्यू ले लो। तो इन दोनों का इंटरसेक्शन क्या आ गया? जहां पे ये दोनों खुश है वो आ जाएगा ग्रेटर देन और इक्वल टू -1 एक्सेप्ट जीरो। तो द डोमेन ऑफ एफ इंटू जी इज एक्स बिलोंग्स टू -1 टू इंफिनिटी एक्सेप्ट जीरो। ठीक है, सिंपल है यार, कि -1 से इंफिनिटी तक की सारी वैल्यू ले सकते हैं। जी ने यही तो बोला है कि -1 से बड़ी कोई भी वैल्यू ले लो, और एफ ने बोला है जीरो हटा देना। तो इस इंटरवल में -1 से इंफिनिटी के इंटरवल में जीरो आ रहा है ना, तो ये तो देखो जी की डोमेन हो गई। एफ का भी ख्याल रखा गया इधर, एफ ने बोला बस जीरो मत लेना, जीरो नहीं लिया है, जी का तो ख्याल रखा ही गया था। ठीक है, तो ये इंटरसेक्शन हो जाएगा, है ना। और एफ इंटू जी को भी देखोगे तो आपको समझ में आ रहा है कि इन दोनों का जो प्रोडक्ट आएगा एफ इंटू जी, दैट इज बेसिकली अंडर रूट ऑफ एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स, यही तो आ रहा है। तो देखो अगर अपन यहां पे x की वैल्यू ग्रेटर देन और इक्वल टू -1 रखते हैं एक्सेप्ट जीरो, तो f इंटू जी को कोई दिक्कत यहां पे आ नहीं रही है। तो फंडामेंटल कॉन्सेप्ट यही है कि अगर दो फंक्शंस को मल्टीप्लाई किया जाए, मल्टीप्लाई कर रहे हैं सिंपली, तो उनकी जो ओवरऑल डोमेन होगी दैट इज द इंटरसेक्शन ऑफ डोमेन ऑफ दीज टू फंक्शन। इनकी जो ओवरऑल डोमेन आ रही है इंडिविजुअल फंक्शन की डोमेन का इंटरसेक्शन हो जाएगा। अब वहीं पे अगर अपन ने डिवाइड किया है तो क्या सीन होने वाला है? ठीक है, डिवीजन की डोमेन देखना गाइस, अगर डिवाइड करेंगे तो क्या होगा? डोमेन ऑफ एफ अपॉन जी, डोमेन ऑफ एफ अपॉन जी, ठीक है, समझेंगे इस बात को अच्छे से। डोमेन ऑफ एफ अपॉन जी इज ए इंटरसेक्शन बी माइनस दोज वैल्यूज ऑफ एक्स वेर जी एक्स इज जीरो, है ना। ए इंटरसेक्शन बी ले ही रहे, मतलब इन दोनों की डोमेन का इंटरसेक्शन, माइनस वो वैल्यू जहां पे जी एक्स जीरो आ रहा है ना, जहां पे जी एक्स जीरो आ जाएगा वो अपने को वैल्यूज माइनस कर देनी है। ठीक है, तो ए इंटरसेक्शन बी आ गया अपने पास में। देखेंगे यहां पे ध्यान से कि सेट ए बोल रहा है कोई भी रियल नंबर ले लो बट जीरो मत लेना, सेट बी बोल रहा है कि ग्रेटर देन और इक्वल टू -1 की वैल्यूज ले लो। ठीक है, तो समझेंगे यहां पे बातों को ध्यान से कि एफ अपॉन जी फाइनली आ क्या रहा है? फंक्शन एफ अपॉन फंक्शन जी, फंक्शन एफ हो गया 1/x, फंक्शन जी हो गया अंडर रूट ऑफ एक्स प्लस 1। ठीक है, अब x -1 नहीं हो सकता। देखो जी एक्स कहां पे जीरो आ रहा है? जी एक्स जीरो आएगा x इज इक्वल टू -1 पे, तो अब x -1 नहीं ले सकता। ठीक है, तो यहां पे डोमेन ऑफ एफ अपॉन जी आ जाएगा x बिलोंग्स टू ओपन ब्रैकेट -1 टू इंफिनिटी एक्सेप्ट जीरो। देखो ये हमारा आंसर हो गया। -1 नहीं ले सकते क्योंकि डिनोमिनेटर जीरो हो जाएगा, तो ओपन ब्रैकेट -1 टू इंफिनिटी एक्सेप्ट जीरो। जीरो क्यों नहीं ले सकते? क्योंकि एफ ने मना किया है, एफ ने मना किया है, जीरो नहीं ले सकते। -1 से बड़ी ही वैल्यू क्यों लेनी है? क्योंकि अंडर रूट में x प्लस 1 बैठा है, इसलिए -1 से बड़ी वैल्यू लेनी है। तो कोई भारी क्वेश्चन नहीं था, इजी था, बस यही कॉन्सेप्ट आपको समझाना था। अब आगे बात करते हैं। देखो एक क्वेश्चन है यहाँ पे 2019 जेईई मेंस का, और ये बहुत ही स्कोरिंग टाइप का क्वेश्चन है। ये ऐसा क्वेश्चन है जो कि आ जाए तो गलत नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पे देखो दो अलग अलग फंक्शन है अपने सामने। अब हमें ओवरऑल अपने को डोमेन बतानी है इस फंक्शन की, तो इसकी डोमेन बताने के लिए हम क्या करेंगे कि सबसे पहले तो इसके बारे में सोचो, है ना, दोनों के बारे में सोचना है। देखो सबके बारे में सोचना है। इसके बारे में सोचेंगे तो अपन बोलेंगे कि 4 - x² जो कि डिनोमिनेटर में बैठा है वो 2 के इक्वल नहीं होनी चाहिए, बाकी इसको कहीं कोई दिक्कत नहीं है ना। 4 - x² शुड नॉट बी इक्वल टू 2, बाकी हर जगह शुड नॉट बी इक्वल टू 0, राइट। 4 - x² डिनोमिनेटर में जो बैठा है दैट शुड नॉट बी इक्वल टू 0। तो इधर से अपने को समझ में आ रहा है कि x² शुड नॉट बी इक्वल टू 4, सो x शुड नॉट बी इक्वल टू +-2। ठीक है, x की ये वैल्यू नहीं हो सकती +-2, नहीं तो ये बुरा मान जाएगा। ओके, अब इसके बारे में सोचते हैं x³ - x,
लॉग के अंदर बैठा है ये एक्सप्रेशन, एंड लॉग के अंदर अपने को पता है क्या चीजें लगानी होती है कि अगर लॉग के अंदर कुछ एक्सप्रेशन बैठी है तो वो ग्रेटर देन 0 होनी चाहिए। ठीक है, बेस तो ऑलरेडी कांस्टेंट है तो बेस की कोई टेंशन ही नहीं है ना। अगर बेस भी कुछ एक्सप्रेशन होता एक्स के टर्म्स में तो बेस के ऊपर भी कंडीशन लगाते हैं, बट बेस ऑलरेडी 10 है तो बेस पे कंडीशन लगाने की जरूरत है नहीं। यहां पे बस अपने को ध्यान रखना है कि एक्स क्यूब माइनस एक्स ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। तो इसके फैक्टर्स क्या हो गए, एक्स इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 1 ग्रेटर देन 0, एक्स इसमें से कॉमन लिया गया है, एक्स स्क्वायर माइनस 1 के दो फैक्टर्स आते हैं, एक्स माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 1, द प्रोडक्ट ऑफ दीज थ्री फैक्टर्स शुड बी ग्रेटर देन 0। तो इधर वेवी कर्व मेथड काम आएगा जब भी प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर्स आ जाए, तीन चीजों का प्रोडक्ट ग्रेटर देन 0 कैसे पता लगाए, वेवी कर्व मेथड को याद करो, क्रिटिकल पॉइंट्स यहां पे मार्क करो नंबर लाइन पे। तो देखो ये 0 होता है 0 पे, x माइनस 1 0 होगा x इज इक्वल टू 1 पे, x प्लस 1 0 होगा कहां पे, x इज इक्वल टू माइनस 1 पे। ये वाला फैक्टर 0 पे 0 हो रहा है, ये वाला फैक्टर 1 पे 0 हो रहा है, ये वाला फैक्टर माइनस 1 पे 0 हो रहा है। एक्सट्रीम राइट की अगर वैल्यू लोगे तो पॉजिटिव आने वाली है, 1 से बड़ी कोई भी वैल्यू यहां पे रख के देख लो पॉजिटिव आएगी। अब हर स्टेशन के बाद, हर क्रिटिकल पॉइंट के बाद में इन तीनों के प्रोडक्ट का साइन बदलता चला जाएगा। तो इधर ये पॉजिटिव, इधर ये नेगेटिव, इधर ये पॉजिटिव, इधर ये नेगेटिव। अपने को चाहिए क्या, ग्रेटर देन 0। तो ग्रेटर देन 0 अपने को मिल रहा है एक तो इस इंटरवल में माइनस 1 से 0, देखो पॉजिटिव, ग्रेटर देन 0 मतलब क्या हो गया ना यार, समझ लो ना बातों को, पॉजिटिव। तो माइनस 1 से 0 के बीच में आ जाएगा, एंड 1 से इंफिनिटी, इस इंटरवल में अपने को पॉजिटिव वैल्यू मिल रही है। तो फाइनल जो x की वैल्यू इधर से आई है, देखो फाइनली दोनों का ख्याल रखना पड़ेगा। तो इधर से जो अपने पास वैल्यू आई है वो आ रही है माइनस 1 से 0 यूनियन 1 से इंफिनिटी। अब देखो इन दोनों की बात सुनो, है ना, इन दोनों की बात सुनो कि भैया जहां पे ये भी हो, जहां पे ये भी खुश हो, इन दोनों का इंटरसेक्शन क्या आएगा। तो यहाँ पे +2 नहीं हो सकता, तो इधर +2 अपन ले रहे हैं इस इंटरवल में, तो +2 को हटा दो, 2 यहाँ पे कहीं होगा, चलो उसको हटा देंगे। -2 तो हम ऑलरेडी नहीं ले रहे, देखो -2 तो इसी ने आज्ञा नहीं दी -2 को लेने की, है ना, -2 तो ये बोल रहा है ये भी मत लो, और इसने भी लिया तो है ही नहीं। तो अपने पास देखो फाइनल आंसर मैं लिखने जा रहा हूँ यहाँ पे, x बिलोंग्स टू -1 to 0, ओपन ब्रैकेट -1 से ओपन ब्रैकेट 0। ठीक है, ओपन ब्रैकेट क्यों लिया गया है गाइस, क्योंकि -1 पे ये पूरा 0 बन जाएगा, और लॉग के अंदर 0 बन गया तो पाप हो जाएगा अपने से। ठीक है, तो -1 से 0 ओपन ब्रैकेट यूनियन 1 से इंफिनिटी ओपन ब्रैकेट 1 to इंफिनिटी, और इसने क्या बोला है कि 2 नहीं लेना है, 2 हटा दिया। ठीक है, अब ऐसे मत बोलना सर -2 भी तो नहीं लेना है, -2 भी हटाओ इसमें से। तो -2 अपन इसलिए नहीं हटा रहे यहां से क्योंकि -2 ऑलरेडी इंक्लूड नहीं किया गया है। -1 से 0 यूनियन 1 से इंफिनिटी में -2 ऑलरेडी इंक्लूडेड नहीं है। तो थोड़ा अपन लॉजिकली चलेंगे, है ना, लॉजिकली देखते हुए चलें। ठीक है, समझ में आ रही बात है, ये इंटरवल हो गया -1 से 0 का, ये इंटरवल हो गया 1 से इंफिनिटी का, माइनस हमने एक वैल्यू कम करी है, वो वैल्यू क्या है, 2। ठीक है, -2 कम करने की जरूरत ही नहीं थी। ठीक है, अब इसी चीज को अपन ऐसे भी लिख सकते हैं कि -1 to 0 यूनियन 1 to इंफिनिटी, है ना। देखो ये वाला ना ऑप्शन कहीं पे भी नहीं है, ये वाला ऑप्शन देखो, चारों ऑप्शन देखोगे नहीं मिलेगा। तो इसलिए अपना ऑप्शन क्या होने वाला है कि यूनियन 1 to 2 यूनियन 2 to इंफिनिटी। 1 से इंफिनिटी वाले ब्रैकेट को मैंने ऐसे तोड़ दिया कि 1 से 2 तक चले, 2 पे ओपन मतलब 2 को नहीं लिया गया है, यूनियन 2 से इंफिनिटी तक चले। मतलब समझ में आ रहा ना कि देखो 1 से इंफिनिटी तक, 1 से इंफिनिटी तक चल दिया अपन, और 2 को इंक्लूड भी नहीं किया है। तो 1 to 2 यूनियन 2 to इंफिनिटी, मतलब 2 को यहाँ पे पार्टी में शामिल नहीं किया गया है। ठीक है, तो इस तरीके से अपन आंसर लिख देंगे। समझ में आ रही बात है, विच इज -1 to 0 यूनियन 1 to 2 यूनियन 2 to इंफिनिटी, विच इज ऑप्शन सी। तो एज सिंपल एज दैट, आसान था ये सवाल। ओके, अब चलिए डोमेन के बहुत स्टैंडर्ड एग्जांपल्स कुछ होते हैं, वो स्टैंडर्ड एग्जांपल्स की तरफ चलते हैं, है ना। तो सबसे पहला जो स्टैंडर्ड एग्जांपल है कि डिनोमिनेटर में ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स लिखा है। अब आपको पता है कि डिनोमिनेटर में जो भी मसाला बैठा हो वो 0 नहीं होना चाहिए, तो इधर अपन कंडीशन लगाएंगे, क्या लगाएंगे कि भैया ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स नॉट इक्वल टू 0, डिनोमिनेटर शुड नॉट बी इक्वल टू 0। अब एक्स की ऐसी कौन सी वैल्यू होती है जहां पे ये 0 हो जाता है, ये सोच सकते हो क्या गाइस कि ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स 0 कब होता है, कब 0 होता है ये, तो ये 0 तब होगा जब आप 0 से 1 के बीच की कोई भी वैल्यू रख दोगे।
है ना, क्लोज ब्रैकेट 0 से ओपन ब्रैकेट 1 के बीच की कोई भी वैल्यू यहाँ पे पुट करोगे ना, जैसे 0 रखा तो 0 होगा ही, 0.5 रखोगे तो भी 0 होगा, 0.9 रखोगे तो भी 0 होगा। तो बस ये वैल्यूज अपने को हटानी है, ये वैल्यूज अपने को नहीं लेनी है। बाकी अपन हर वैल्यू ले सकते हैं क्या, क्योंकि इस वैल्यू पे ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स 0 हो जाएगा और अपन चाहते हैं कि वो 0 ना हो। तो इधर अपन बोल सकते हैं कि x बिलोंग्स टू ऑल रियल नंबर, कोई भी रियल नंबर ले लो, बस ये इंटरवल गलती से भी मत लेना, है ना, ये गलती से भी मिस्टेक नहीं होनी चाहिए, ठीक है। तो x बिलोंग्स टू ऑल रियल नंबर माइनस क्लोज ब्रैकेट 0 टू ओपन ब्रैकेट 1। हाँ जी, क्लियर है इतनी बात है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये हमने क्वेश्चन ऑलरेडी लास्ट क्लास में कर लिया था, तो एक बार लास्ट क्लास जाके देख लीजिए। इसकी हमने कुछ वेरिएशन भी देखी थी जब मॉड्यूलस फंक्शन पढ़ रहे थे, तो वहाँ पे ये क्वेश्चन हो चुका है। चलिए ये वाला सवाल देखते हैं। यहाँ पे अंडर रूट में कुछ एक्सप्रेशन बैठी है, यहाँ पे अंडर रूट में कुछ एक्सप्रेशन बैठी है, तो दोनों की अपन लोग डोमेन निकालेंगे, है ना। ये सारे डोमेन के सवाल है, फाइंड डोमेन, ठीक है। तो डोमेन क्या होगी कि x की बताओ भैया कौन सी वैल्यू ले सकते हैं, तो x माइनस 2 अपॉन एक्स प्लस 2 ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 होना चाहिए। इधर से ये एंड, साथ के साथ एंड मतलब इंटरसेक्शन की, देखो ये तो होना ही चाहिए, एंड ये भी होना चाहिए कि 1 माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स वो भी ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 हो, ये दोनों होना चाहिए, दोनों होना मांगता है अपने को। अब इसको सॉल्व करते हैं। जब भी दो फैक्टर्स का प्रोडक्ट या रेशियो लिखा हो और उसका साइन अपने को चेक करना हो पॉजिटिव या नेगेटिव, तो अपन वेवी कर्व मेथड को याद करते हैं। तो वेवी कर्व मेथड को याद करो, इधर क्रिटिकल पॉइंट आ गया 2 एंड माइनस 2, राइट। देखो ऊपर वाला फैक्टर 2 पे अपना रंग बदलेगा, है ना, x की वैल्यू 2 से बड़ी रखोगे तो पॉजिटिव, x की वैल्यू 2 से छोटी रखोगे तो नेगेटिव। नीचे वाला फैक्टर -2 पे अपना रंग बदलेगा। अच्छा ये बताओ क्या मैं 2 इंक्लूड कर सकता हूं क्या अपने आंसर में, क्या 2 को इंक्लूड कर लिया जाए, कोई दिक्कत है क्या। x की जगह 2 रखूंगा तो ये 0 बन जाएगा ना, 0 ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 अलाउड है, 0 ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 में कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, तो 2 को तो इंक्लूड कर सकते हैं, ठीक है। क्योंकि देखो इक्वालिटी है 0 के साथ, इसलिए अपन 2 को भी इंक्लूड कर रहे हैं, बट -2 को इंक्लूड नहीं कर सकते क्योंकि डिनोमिनेटर 0 हो जाएगा। अब वेवी कर्व मेथड लगाएंगे, मतलब एक्सट्रीम राइट में यहां पे पॉजिटिव साइन आएगा, अगर आपने 2 से बड़ी कोई x की वैल्यू रखी तो इन दोनों का रेशियो पॉजिटिव आ रहा है, यहां पे साइन बदलेगा नेगेटिव आ जाएगा, यहां पे साइन बदलेगा वापस पॉजिटिव आ जाएगा। आई होप कि आप सबके सब वेवी कर्व मेथड के साथ कंफर्टेबल हो, ठीक है। नहीं हो तो बता देना, वेवी कर्व मेथड पे एक अलग से वीडियो बना देंगे। ओके गाइस, तो वेवी कर्व मेथड के साथ कंफर्टेबल है, तो यहाँ पे ये चीज़ें बहुत अच्छे से समझ में आ रही होगी कि या तो 2 से बड़ी अपन वैल्यू ले लेंगे, 2 से इन्फिनिटी, ठीक है, इसको मार्क कर दिया मैंने ऐसे, या फिर -∞ से -2, यहाँ पे पॉजिटिव मिल रहा है, यहाँ पे पॉजिटिव मिल रहा है, 2 को इंक्लूड कर सकते हैं, -2 को इंक्लूड नहीं कर सकते हैं, तो ये इसका आंसर आ गया। अब चलिए इसको सॉल्व करते हैं। 1 माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, तो पहले तो 1 माइनस एक्स को मैं x माइनस 1 में बदलना चाहूंगा कि यार 1 माइनस एक्स x माइनस 1 बन जाए, तो 1 माइनस एक्स को x माइनस 1 बनाया, डिनोमिनेटर वैसा का वैसा ही है x प्लस 1, तो 1 माइनस एक्स को x माइनस 1 बनाने के लिए -1 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, मतलब इनइक्वालिटी पलट जाएगी, ठीक है। 1 माइनस एक्स को x माइनस 1 बनाने के लिए -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इनइक्वालिटी चेंज हो गई, इनइक्वालिटी पलट गई। अब फिर से यहां पे ध्यान से देखो कि डिनोमिनेटर का क्रिटिकल पॉइंट -1, न्यूमरेटर का क्रिटिकल पॉइंट +1, दो फैक्टर थे, दोनों के क्रिटिकल पॉइंट्स रख दिए, है ना। 1 को हम लोग इंक्लूड कर सकते हैं, 1 को इंक्लूड करने में कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। देखो समझ में आ गया ना क्या करना है, तो आगे ये क्वेश्चन खुद से करना और लास्ट में आंसर कंपेयर कर लेना, ठीक है। ये तरीका होता है पढ़ने का, ऐसा नहीं कि अपन बस देख रहे एक स्टेप खुद से। अगर एक बार आइडिया लग गया कि अच्छा ये करना है, पॉज करो वीडियो, खुद से पूरा क्वेश्चन करो, फिर फाइनली देखो आंसर मैच कर रहा है कि नहीं कर रहा, नहीं मैच कर रहा तो फिर सुनो आगे की ये सारी कहानी, ठीक है। तो देखो 1 या 1 से इन्फिनिटी तक की सारी वैल्यू मिल रही है एंड -∞ से -1 की वैल्यू मिल रही है, ये थोड़ा सा गलत हो गया क्योंकि अपने को चाहिए लेस देन और इक्वल टू 0 ना, इधर पॉजिटिव साइन है इधर नेगेटिव साइन है, ये पॉजिटिव साइन है, अपने को लेस देन और इक्वल टू 0 चाहिए, तो लेस देन और इक्वल टू 0 यहाँ पे मिलेगा, देखो -1 से 1 के बीच में, ठीक है।
नेगेटिव साइन चाहिए ना, तो वो -1 से 1 के बीच में मिलेगा। देखो यहाँ पे ये ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 था, बट ऐसा बदलते ही ये लेस देन और इक्वल टू 0 आ गया। और अपन हमेशा मेक श्योर करते हैं कि कोफिशिएंट ऑफ एक्स पॉजिटिव हो, ताकि बिना हम सोचे समझे एक्सट्रीम राइट में पॉजिटिव साइन पुट कर दे। इसलिए हम लोग मेक श्योर करते हैं कि कोफिशिएंट ऑफ एक्स पॉजिटिव आ जाए, क्योंकि अगर कोफिशिएंट ऑफ एक्स पॉजिटिव है ना हर फैक्टर में, तो देखो एक्सट्रीम राइट का अगर कोई भी नंबर रखोगे तो ये सारी वैल्यू पॉजिटिव ही आने वाली है। इसीलिए एक्सट्रीम राइट में पॉजिटिव आ गया, नेगेटिव आ गया, पॉजिटिव आ गया। और जो ये इनइक्वालिटी है जो कि मांग रहा है लेस देन और इक्वल टू 0, तो वो इस इंटरवल में आ जाएगा -1 से 1 के इंटरवल में। ठीक है, अब इन दोनों का इंटरसेक्शन ले रहे हैं हम लोग ना, इन दोनों का इंटरसेक्शन मतलब कॉमन वैल्यूज। इसने बोला -1 से 1 की वैल्यू लो, ये बोल रहा है 2 से बड़ी वैल्यू लो, या फिर -2 से छोटी लो। तो -1 से 1 तो इसके बीच में पड़ता है ना, -1 से 1। तो इन दोनों का कोई इंटरसेक्शन ही नहीं है, ऐसी कोई कॉमन x की वैल्यू नहीं आ रही है। दिख रहा है कि आपको कोई कॉमन वैल्यू? कोई भी कॉमन वैल्यू नहीं है, तो यहां पे आ जाएगा x बिलोंग्स टू 5, x बिलोंग्स टू 5। ठीक है, लॉजिकली समझना, x बिलोंग्स टू 5 क्यों? इसने बोला 2 से बड़ी वैल्यू रखो, बट 2 से बड़ी वैल्यू अगर यहां पे रखता हूं, 2 से बड़ी वैल्यू, तो दिक्कत हो जाएगी, ये वाली इनइक्वालिटी सेटिस्फाई नहीं होगी। देख सकते हो वैल्यू पुट करके भी, जैसे 3 यहां पे पुट करोगे तो 3 में ये तो पॉजिटिव है, बट x इज इक्वल टू 3 पुट करने पे ये नेगेटिव हो गया। बेसिकली इन दोनों का कोई इंटरसेक्शन नहीं आ रहा है, कोई कॉमन वैल्यूज नहीं मिल रही है। -1 से 1 एंड 2 से इंफिनिटी, -इंफिनिटी से -2, इसकी कोई कॉमन वैल्यू नहीं है, नो कॉमन वैल्यूज, हेंस x बिलोंग्स टू 5 इज द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। ओके, ये देखिए अपने सामने एक लॉग लिखा है, log of x square minus 5x plus 13 अपॉन 2 टाइम्स फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x माइनस 3। यहाँ पे भी सेम सवाल है, फाइंड डोमेन, x की वैल्यूज निकालो जो यहाँ पे रखी जा सकती है। ठीक है, तो ये नंबर भी कुछ वेरिएबल है x के टर्म्स में, ये वाला नंबर भी वेरिएबल है x के टर्म्स में। कंडीशन क्या लगाई जाती है कि ये नंबर ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 13 शुड बी ग्रेटर देन 0। एंड ट्राई करना एक बार ये सवाल खुद से। इसके साथ के साथ क्या होना चाहिए कि जो बेस है 2 टाइम्स फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x माइनस 3, ये भी ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, है ना, ये भी ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। और जब आपने ये चीज लिखी तो कुछ चमकना चाहिए आपके दिमाग में। क्या चमका आपके दिमाग में? एंड बेस पे एक और कंडीशन लगती है, क्या लगती है कि 2 टाइम्स फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x माइनस 3, ये जो बेस है वो 1 के इक्वल नहीं होना चाहिए। ठीक है, ये कंडीशन सकती है। बट ये वाला पार्ट है ना, इस पे फोकस करो जरा, इस पे फोकस करो। इसने सारा काम बिगाड़ दिया। क्या काम बिगाड़ा इसने कि यार अगर 2 टाइम्स फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x माइनस 3 ग्रेटर देन 0 है, तो मतलब ये बोलना चाह रहा है कि फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x ग्रेटर देन 3/2 होना चाहिए। यही तो बोल रहा है। 3 को साइड भेजा, 2 से डिवाइड किया, ये चीज बोल रहा है। बट अपने को पता है कि फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x की चाहे कोई भी वैल्यू ले लो, फ्रैक्शनल पार्ट इसका ग्रेटर देन 0 एंड लेस देन 1 आता है। ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, लेस देन 1 आता है। तो 1.5 से बड़ा कैसे किसी का फ्रैक्शनल पार्ट हो सकता है? फ्रैक्शनल पार्ट 0.99 तक जा सकता है ज्यादा, 1.5 से बड़ा कैसे होगा? तो इसी ने सब कुछ इम्पॉसिबल कर दिया कि अब बाकी की बातें क्या माने, यही नहीं माना। ठीक है, अब आप इंटरसेक्शन लोगे, यहां पे देखो x बिलोंग्स टू 5 आ जाएगा ना, बेसिकली x बिलोंग्स टू 5 आ गया, तो इसका तो नो सॉल्यूशन आ गया। अब नो सॉल्यूशन का आप इंटरसेक्शन किसी के साथ भी ले, इसके साथ इंटरसेक्शन लोगे तो भी नो सॉल्यूशन आएगा। तो इसको आगे वैसे सॉल्व करने की जरूरत है नहीं। बाकी x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 13 के बारे में बता दूं, ये एक क्वाड्रेटिक है। ठीक है, और ये ऐसी क्वाड्रेटिक है जिसका डिस्क्रिमिनेंट नेगेटिव है, राइट? डिस्क्रिमिनेंट नेगेटिव है ना, बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो इसका डिस्क्रिमिनेंट नेगेटिव है, तो ये क्वाड्रेटिक हमेशा पॉजिटिव है, मतलब ये तो x बिलोंग्स टू ऑल रियल नंबर आ जाएगा। इसके लिए तो x बिलोंग्स टू ऑल रियल नंबर आ गया, मतलब ये जो क्वाड्रेटिक है वो हमेशा एक पॉजिटिव वैल्यू ही धारण करेगी। क्यों? क्योंकि इसका ग्राफ कुछ ऐसा बनेगा, x एक्सिस के ऊपर इसका कोई रूट नहीं है, इस क्वाड्रेटिक का इसका कोई फैक्टर नहीं है। देख पा रहे हो, देयर इज नो रूट फॉर दिस क्वाड्रेटिक। तो अगर आप इस इनइक्वालिटी को सॉल्व करना चाहते हो तो मैं बता देता हूं कि ऐसे सॉल्व करेंगे कि दिस इज ऑलवेज पॉजिटिव, तो इसका तो आंसर x बिलोंग्स टू ऑल रियल नंबर आया। बट अगर उसका एंड ले रहे हो किसके साथ? नल सेट के साथ, फाई के साथ। फाई के साथ किसी का भी इंटरसेक्शन ले लो, फाई आएगा। ठीक है, तो इसने बेसिकली पूरा काम बिगाड़ दिया, है ना। ये नहीं माना बेस कभी भी ग्रेटर देन 0 नहीं होगा, तो आगे फिर सोचना ही नहीं है। बेस कभी भी ग्रेटर देन 0 नहीं होगा तो मतलब x की कोई भी वैल्यू यहां पे नहीं चलेगी। ठीक है, ओके।
एफ एक्स इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ, अंडर रूट के अंदर कुछ मसाला लिखा है, चाहे कुछ भी मसाला हो, सबसे पहले तो उसको निकालो, बाहर निकालो और उसको बोलो बेटा ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 होना पड़ेगा तुमको, ठीक है। तो ये जो लिखा है log टू द बेस 2 5x माइनस एक्स स्क्वायर बाई 4, इसको मैंने निकाला मसाले को बाहर, मैंने बोला कि बेटा पता है ना तुम कहाँ बैठे हो, किस गद्दी पे बैठे हो, अंडर रूट के अंदर बैठे हो, तो तुम्हें ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 होना पड़ेगा। तो अब इसको x के लिए सॉल्व करना है कि x की क्या वैल्यूज रहेगी, ठीक है। ये तो कंडीशन लगाएंगे ही लगाएंगे, साथ के साथ गाइस, ठीक है, ये तो है ही, ठीक है, एंड में लगा देता हूं, एंड इसके अंदर का जो मसाला बैठा है ना, देखो इसको उठाया, इसको बोला ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, और इसके अंदर का मसाला जो बैठा है 5x माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइड बाई 4, इसकी भी जिम्मेदारी है कुछ, इसकी भी जिम्मेदारियां है। क्या जिम्मेदारी है इसकी कि भैया ये ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, ठीक है, इसको ग्रेटर देन 0 रखेंगे क्योंकि ये लॉग के अंदर का मसाला है। तो ये ओवरऑल ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 हो एंड लॉग के अंदर का मसाला ग्रेटर देन 0 हो, ये कंडीशन लगाएंगे हम लोग इस पर। तो चलिए पहले इसको सॉल्व करते हैं, इसको भी सॉल्व कर लेंगे, इंटरसेक्शन ले लेंगे, ठीक है। तो पहले इसको सॉल्व किया जाएगा। इस अगर मैंने 2 को उस साइड भेजा, लॉग हटाना है, बाहुबली मेथड याद करो, 2 उस साइड जाएगा, राइट हैंड साइड में 0 को कंधे पे उठा लेगा, इनइक्वालिटी में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इनइक्वालिटी में कोई फर्क नहीं पड़ा, तो इधर जब मैंने 2 को उस साइड भेजा तो यहां पे 5x माइनस एक्स स्क्वायर बाई 4 आजाद हुआ एंड ग्रेटर देन और इक्वल टू 2 रेज टू द पावर 0, ऐसा बनेगा क्या, 2 रेज टू द पावर 0 विच इज 1। तो 5x माइनस एक्स स्क्वायर बाई 4 ग्रेटर देन और इक्वल टू 1 अपने पास बन रहा है, ठीक है। 5x माइनस एक्स स्क्वायर बाई 4 ग्रेटर देन और इक्वल टू 1 अपने पास बन रहा है। इसको फर्दर सॉल्व करना है, इसको फर्दर सॉल्व करना है, राइट। बट एक बात बताऊं, बहुत अच्छी चीज बन गई, क्योंकि अब हमें ये सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं बची। वी डोंट नीड टू सॉल्व दिस। क्यों? क्योंकि होता क्या, अपन इसको सॉल्व करते, इसको सॉल्व करते, इंटरसेक्शन लेते जहां पे दोनों कंडीशन सेटिस्फाइड है। बट अगर सोचो, अगर यही कंडीशन सेटिस्फाइड है, अगर ये ग्रेटर देन और इक्वल टू 1 ऑलरेडी है ये एक्सप्रेशन, तो ग्रेटर देन 0 तो ऑलरेडी हो ही जाएगा ना। अगर ग्रेटर देन और इक्वल टू 1 की हमने वैल्यूज ले ली तो ग्रेटर देन 0 तो अपने आप हो जाएगा। तो अब इसको सॉल्व करने की जरूरत है नहीं, इस इनइक्वालिटी को सॉल्व करके जो भी फाइनल आंसर आएगा वही हमारा फाइनल आंसर है इस क्वेश्चन का, ठीक है। इस इनइक्वालिटी को सॉल्व करके जो x की वैल्यूज आई वही हमारा फाइनल आंसर होगा, क्योंकि इसको अब सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं है। ग्रेटर देन और इक्वल टू 1 है तो ग्रेटर देन 0 तो ऑलरेडी हो ही जाएगा, सही बात है। तो बस यही फंडा था इधर। तो 5x माइनस एक्स स्क्वायर बाई 4, 4 को उस साइड मल्टीप्लाई किया तो 5x माइनस एक्स स्क्वायर ग्रेटर देन और इक्वल टू 4 आ गया, सबको एक साइड लेके गए तो ये बनेगा एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 4 लेस देन और इक्वल टू 0। 5x माइनस एक्स स्क्वायर को राइट हैंड साइड में भेजा, लेस देन वाली साइड में भेजा, तो एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 4 बन जाएगा। इसके दो फैक्टर्स बन गए गाइस, x माइनस 4 इंटू एक्स माइनस 1, ठीक है। हाँ जी, बढ़िया है, इजी है, ये दो फैक्टर्स इसके दिख रहे हैं। अब वेवी कर्व मेथड यहाँ पे लगाओ, डायरेक्टली वैसे अपन इसका आंसर लिख सकते हैं x बिलोंग्स टू 1 to 4, नहीं तो वेवी कर्व मेथड को याद करोगे तो 1 and 4 इसके क्रिटिकल पॉइंट है। एक्सट्रीम राइट पॉजिटिव, यहाँ नेगेटिव, यहाँ पॉजिटिव। अपने को क्या चाहिए, लेस देन और इक्वल टू 0 चाहिए, लेस देन और इक्वल टू 0 1 से 4 के बीच में मिल रहा है, तो अपना फाइनल आंसर हो जाएगा x बिलोंग्स टू क्लोज ब्रैकेट 1 टू क्लोज ब्रैकेट 4, दैट इज आवर आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, है ना। x बिलोंग्स टू क्लोज ब्रैकेट 1 टू क्लोज ब्रैकेट 4, दैट विल बी आवर आंसर। तो ऐसे क्वेश्चन मैंने आपको पहले भी, जब मैं लॉगरिथमिक फंक्शन पढ़ा रहा था अभी 1-2 लेक्चर पहले, तो वहां पे अपन ने इस टाइप के क्वेश्चन किए थे कि अंडर रूट में लॉग हो, लॉग के अंदर लॉग हो, तो लॉग के ऊपर हमने डोमेन के इस टाइप के क्वेश्चंस कर चुके हैं, राइट। चलिए आगे बढ़ते हैं। एफ एक्स इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 1 माइनस 5 की पावर x अपॉन 7 की पावर माइनस x माइनस 7, इसकी हमें डोमेन बतानी है। तो फिर से अंडर रूट के अंदर कुछ मसाला बैठा है, जिम्मेदारियां हैं उसकी कुछ, क्या जिम्मेदारियां हैं कि उसको ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 होना पड़ेगा, ठीक है। तो 1 माइनस 5 की पावर x अपॉन 7 की पावर माइनस x को मैंने 1 अपॉन 7 की पावर x लिख दिया, ठीक है, चलेगा, है ना। 7 की पावर माइनस एक्स को हमने क्या लिख दिया, 1 अपॉन 7 की पावर x लिख दिया, चलता है ये बात, ठीक है। एलसीएम भी लूंगा फिर, इसीलिए तो लिखा है ऐसा,
तो एलसीएम लिया तो यहां बन रहा है 1 माइनस 5 की पावर x अपॉन 1 माइनस 7 मल्टीप्लाइड बाई 7 की पावर x एंड 7 की पावर x यहां पे न्यूमरेटर में आ गया ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। देखो जरा एलसीएम लिया तो क्या यही बनेगा 7 इंटू 7 की पावर x, और ये जो डिनोमिनेटर में 7 की पावर x है ये न्यूमरेटर में जाके चिपकेगा, ठीक है ना। यहाँ पे ये 7 की पावर x मल्टीप्लीकेशन में इधर न्यूमरेटर में बैठा है ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। घबराना मत यार, घबराना मत इसको देख के, वेवी कर मेथड ही याद आएगा अभी, क्योंकि जब भी देखो किसी का डिवीजन या प्रोडक्ट ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 करना हो, साइन देखना हो, बेसिकली ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 का मतलब क्या हो गया कि हमें ये देखना है कि ये कब पॉजिटिव होगा, है ना, यही तो देखना है कब पॉजिटिव होगा। तो वेवी कर मेथड को वहां पे याद कर लेना, ठीक है। बट वेवी कर मेथड को हाजिर करने से पहले इसको थोड़ा बेटर लुकिंग बना दो। बेटर लुकिंग कैसे बनाया मैंने कि 1 माइनस 5 की पावर x को 5 की पावर x माइनस 1 लिखना चाहता हूं, ठीक है। ये आखिरी इच्छा है वेवी कर मेथड अप्लाई करने से पहले। डिनोमिनेटर में इसको मैं ऐसा लिखना चाहता हूं। तो आपको समझ में आ रहा है कि न्यूमरेटर से सर -1 कॉमन ले लो, डिनोमिनेटर से भी -1 कॉमन ले लो, पलट जाएगा, ठीक है। पलट दिया अपन ने इसको, ठीक है। तो ये बन रहा है 5 की पावर x -1 अपॉन 7 इंटू 7 की पावर x -1 इंटू 7 की पावर x ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, ऐसा है, राइट गाइस। देखो जरा ध्यान से, 5 की पावर x -1 डिनोमिनेटर में 7 इंटू 7 की पावर x -1 इंटू 7 रेज टू द पावर x इंटू 7 रेज टू द पावर x ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, ऐसा कुछ बन रहा है, ठीक है। क्लियर इतनी बात है। अब देखो बच्चा लोग, वेवी कर्व मेथड को अब हाजिर करते हैं। नंबर लाइन बनाई, वो पूछेगा भैया क्रिटिकल पॉइंट क्या क्या है, क्रिटिकल पॉइंट तैयार है कि नहीं है, पटको यहां पे क्रिटिकल पॉइंट। तो क्रिटिकल पॉइंट क्या होते हैं जहां पे ये फैक्टर अपना साइन बदले, या फिर ऐसा सोचो जहां पे ये वाला फैक्टर 0 हो जाए, वो इस फैक्टर का क्रिटिकल पॉइंट है। तो 5 की पावर x -1 x की किस वैल्यू के लिए 0 होता है ये सोच लो, सोचो सोचो। x इज इक्वल टू 0 पे 0 हो जाएगा ना, ये देखो, ये 5 की पावर 0 1 बन जाएगा, 1 -1 0 बन जाएगा, है ना। तो इसका जो क्रिटिकल पॉइंट होगा 5 की पावर x -1, इसका क्रिटिकल पॉइंट आ गया x इज इक्वल टू 0। मतलब x इज इक्वल टू 0 पे ये वाला फैक्टर 0 होगा। x की वैल्यू 0 से बड़ी रखोगे तो ये कुछ पॉजिटिव वैल्यू है, x की वैल्यू 0 से छोटी रखो। क्रिटिकल पॉइंट वो पॉइंट्स होते हैं जहां पे हर एक फैक्टर 0 बन रहा हो। याद करो वेवी कर मेथड, ठीक है, याद करना अच्छे से, है ना। अब देखो डिनोमिनेटर वाले फैक्टर को पूछा कि भाई तू कहां साइन बदलेगा अपना, मतलब तू कहां 0 होगा, कहां पे ये फैक्टर 0 होने वाला है, बताओ जरा। 7 इंटू 7 की पावर x -1 किधर 0 होगा, x इज इक्वल टू -1 के लिए 0 होगा, क्योंकि देखो x की वैल्यू -1 रखोगे तो 7 इंटू 1/7 बन जाएगा। 7 इंटू 1/7 ये 1 बन गया, 1 -1 x इज इक्वल टू -1 पे ये 0 होता है। मतलब x इज इक्वल टू -1 के अबाउट ये अपना साइन बदलेगा। हाँ मुझे पता है, तो मन में ये सवाल आ रहा होगा कि सर 0 तो हो नहीं सकता सर डिनोमिनेटर, ये तो आपने पहले ही बोला था। मानता हूं डिनोमिनेटर 0 नहीं हो सकता, बट क्रिटिकल पॉइंट वो पॉइंट होते हैं जिसके अबाउट साइन चेंज करे। अगर ये x इज इक्वल टू -1 पे 0 हो रहा है तो x इज इक्वल टू -1 के अबाउट ये अपना साइन बदल रहा है गाइस, ठीक है। तो x इज इक्वल टू -1 डिनोमिनेटर का क्रिटिकल पॉइंट आ गया। डिनोमिनेटर का क्रिटिकल पॉइंट x इज इक्वल टू -1, मतलब इसके अबाउट ये अपना साइन बदलेगा। यहां पे ये 0 हो रहा है x इज इक्वल टू -1 पे, ठीक है। अगर अभी भी नहीं समझ में आया तो एक काम करना, डिनोमिनेटर जो इक्वेशन है 7 इंटू 7 की पावर x -1, इसको इक्वेट करना 0 से, फिर देखना 7 की पावर x की वैल्यू क्या आएगी, वो 1/7 आ जाएगी, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, -1 आ जाएगी। तो ये मैंने पूरी कैलकुलेशन बिठा दी थी, ठीक है। तो 0 एंड -1 क्रिटिकल पॉइंट आ गया। इससे भी पूछ लो जरा कि भाई तू कब 0 होगा, ये बोलेगा मैं कभी 0 होऊंगा ही नहीं। 7 की पावर x कभी 0 नहीं होगा, राइट, क्योंकि x इज इक्वल टू -7 की पावर x हमेशा एक पॉजिटिव नंबर है। एक्सपोनेंशियल फंक्शन हमेशा ग्रेटर देन 0 वैल्यू देते हैं। ये वाला फैक्टर 0 हो रहा था x इज इक्वल टू 0 पे, ये वाला फैक्टर चेंज कर रहा था अपना साइन x इज इक्वल टू -1 पे, बट ये वाला फैक्टर कभी भी अपना साइन नहीं बदलेगा, ये हमेशा एक पॉजिटिव चीज है, ठीक है। तो क्रिटिकल पॉइंट यही दो अपने पास आए, -1 एंड 0, -1 एंड 0। अब अपन एक्सट्रीम राइट में पॉजिटिव रख सकते हैं, एक्सट्रीम राइट में पॉजिटिव रख दिया, क्योंकि x की वैल्यू जब 0 से बड़ी लोगे तो ये वाला फैक्टर पॉजिटिव वैल्यू देगा, ये वाला फैक्टर भी पॉजिटिव वैल्यू देगा, और ये तो हमेशा पॉजिटिव है ही।
तो मतलब एक्सट्रीम राइट में पॉजिटिव साइन रख दिया, यहां पे साइन बदलेगा, यहां पे साइन बदलेगा, पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव, राइट। जिसके अंदर मैं जीरो को तो इंक्लूड कर सकता हूं। अपने को क्या चाहिए, ग्रेटर देन और इक्वल टू जीरो चाहिए, मतलब ये वाला पूरा पोर्शन ले लो इंक्लूडिंग जीरो ऑल्सो, क्योंकि x इज इक्वल टू जीरो पे न्यूमरेटर जीरो हो रहा है। और अपने को ये वाला पोर्शन भी चाहिए, बट -1 को हम लोग इंक्लूड नहीं कर सकते बिकॉज x इज इक्वल टू -1 पे डिनोमिनेटर जीरो हो जाएगा। तो ग्रेटर देन और इक्वल टू जीरो चाहिए, जो कि इधर मिल रहा है, इधर मिल रहा है। फाइनल आंसर अपन लिख देंगे x बिलोंग्स टू -infinity to -1 यूनियन क्लोज ब्रैकेट 0 to ओपन ब्रैकेट infinity। दैट इज आवर आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। ठीक है, सोचना करना इन सवालों को, जब तक इन सवालों को खुद से नहीं करोगे, सोचोगे नहीं, देखो सोचोगे तो सब दिखाई दिखाई देगा तुमको, है ना। सबके पीछे रीजनिंग भी अपने आप समझ में आने लगेगी कि ये क्या है, ये सारी लॉजिकल चीजें हैं, रटने वाली चीजें नहीं है गाइस। ठीक है, अब ये देखो, इसकी हमें डोमेन बतानी है कि व्हाट इज द डोमेन फॉर दिस। यहाँ पे x स्क्वायर -3x -10 है, यहाँ पे ln स्क्वायर है, मतलब log का स्क्वायर दे रखा है, एंड log के अंदर कुछ मसाला है x -3। अब अंडर रूट के अंदर ये ओवरऑल मसाला है, तो पहले तो सबको हाजिर करो, अंडर रूट से बाहर निकालो और उसको बोलो कि देखो बेटा x स्क्वायर -3x -10, देखो बेटा तुम्हारे मल्टीप्लिकेशन में एक लॉग भी बैठा है बेटा। अब तुम दोनों का मल्टीप्लिकेशन जो भी हो ग्रेटर देन और इक्वल टू जीरो होना चाहिए। इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन जो भी है ग्रेटर देन और इक्वल टू जीरो होना चाहिए। ठीक है, फिर इसको थोड़ा एनालाइज करो, क्या फैक्टर्स बना सकते हैं क्या इसके, इसके फैक्टर्स बना सकते हैं क्या, बना सकते हैं इसके फैक्टर x -5 इंटू एक्स प्लस टू। ऐसा सोचो ना, -3 को -5 + 2 में ब्रेक करूंगा, है ना, तो x -5 इंटू एक्स प्लस टू इसके फैक्टर हो गए, इंटू ln स्क्वायर इंटू एक्स -3 ग्रेटर देन और इक्वल टू जीरो। ठीक है, ऐसा बन रहा है। वेवी कर्व मेथड को याद कर लो कि तीन चीजों का प्रोडक्ट ग्रेटर देन और इक्वल टू जीरो कर रखा है, तो वेवी कर्व मेथड को बुलाया, वेवी कर्व मेथड को बुलाया, इसको बोला कि देखो ये साइन बदलेगा -2 पे, ये साइन बदलेगा 5 पे, क्या ये साइन बदलेगा क्या कहीं पे, ये तो स्क्वायर लिखा है ना किसी का, ये तो स्क्वायर लिखा है किसी का, ये साइन तो कहीं नहीं बदलेगा, मतलब ये हमेशा पॉजिटिव रहेगा, बट ये x इज इक्वल टू 4 पे जीरो हो जाएगा, है ना। x इज इक्वल टू 4 हम लोग इंक्लूड करेंगे, एट x बराबर 4, x बराबर 4 पे log ऑफ 1 बन जाएगा। log ऑफ 1 जब किससे मल्टीप्लाई होगा तो सबको जीरो बना देगा, मतलब 4 को मैं इंक्लूड करना चाहूंगा। ठीक है, चलो ये लास्ट की कहानी है, इसको मैं अभी चलो बता ही नहीं रहा। ये हमेशा पॉजिटिव है, ये अपना साइन कभी नहीं बदल रहा। ठीक है, ये अपना साइन कभी नहीं बदल रहा। प्रॉपर मेथड से जाओगे तो ऐसा सोचोगे कि देखो x बराबर 4 भी तुमने लिख दिया है, चलो x बराबर 4 पे ये जीरो हो रहा है, तुमने लिख दिया कि हाँ ठीक है सर, इसको भी मार्क कर देते हैं, x बराबर 4 को भी ले लो, x बराबर 4 को भी लिख दिया, बट ध्यान रखना 4 के अबाउट साइन नहीं बदलेगा, x बराबर 4 के अबाउट साइन नहीं बदलेगा, 4 के राइट में जो साइन रहेगा वही 4 के लेफ्ट में साइन रहेगा। तो अब मैं साइन लिखने वाला हूं, एक्सट्रीम राइट में पॉजिटिव साइन लिख दूंगा मैं, एक्सट्रीम राइट में पॉजिटिव साइन, राइट। 5 से बड़ी वैल्यू सभी पॉजिटिव है, ये तो हमेशा ही स्क्वायर लिखा है क्योंकि ये तो हमेशा ही पॉजिटिव रहने वाला है, एक्सट्रीम राइट में पॉजिटिव साइन रख दिया है। 5 के अबाउट साइन बदलेगा, नेगेटिव होगा, बट यहां पे भी नेगेटिव ही होगा, यहां पे नो चेंज इन साइन। वाई नो चेंज इन साइन, बिकॉज इसकी पावर इवन है। वेवी कर्व मेथड में आपने कई बार इस टाइप के क्वेश्चन किए होंगे जहां पे फैक्टर्स की पावर इवन है। अगर फैक्टर्स की पावर इवन होती है तो आप चाहो तो उसको नंबर लाइन पे सजा दो उन, है ना, क्रिटिकल पॉइंट्स को, बट उसके अबाउट साइन नहीं बदल सकते। ठीक है, तो 4 के अबाउट देखो कोई साइन में चेंज नहीं आया, x बराबर 4 इसका क्रिटिकल पॉइंट है, 4 पे ये जीरो बन जाता है, बट इसके अबाउट साइन चेंज नहीं आएगा। -2 के अबाउट साइन बदलेगा, बिल्कुल बदलेगा, क्योंकि देखो इसकी पावर तो इवन है ना, बट अगर सपोज x + 2 की पावर 4 हो जाती तो इसके अबाउट भी अपन साइन नहीं बदलते, नेगेटिव का नेगेटिव ही कंटिन्यू करते, बट इसकी पावर ऑड है तो इसके अबाउट साइन बदलेगा। ठीक है, बदलाव आएगा इसके अबाउट। तो अभी तक तो हमारा आंसर आ रहा है, एक तो 5 से इन्फिनिटी ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 लिया, तो 5 को इंक्लूड कर लेंगे, 5 को इंक्लूड करते हुए चलेंगे, इन्फिनिटी तक चलेंगे, 5 से इन्फिनिटी। ठीक है, ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 चाहिए। 4 को इंक्लूड कर सकते हैं क्योंकि 4 पे इक्वल टू 0 आ जाएगा, 4 पे इक्वल टू 0 आ जाएगा, और ये वाला पोर्शन आ जाएगा, है ना, -2 से पहले वाला पोर्शन, अभी तक ये पोर्शन आ रहा है।
ठीक है, कहां से कहां तक, माइनस इन्फिनिटी से -2 का आ रहा है, 4 को इंक्लूड कर रहे हैं, 5 से इन्फिनिटी को इंक्लूड कर रहे हैं। बट अभी इसकी भी कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी है, x-3 की कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी है ना। ये जो स्क्वायर लिखा है ना वो लॉग के ऊपर है, वो x-3 के ऊपर स्क्वायर नहीं है। समझ में आ रही बात है? जैसे ln ऑफ अगर x-3 पे स्क्वायर होता तो ये हमेशा ही पॉजिटिव है, ये तो फिर अपन हमेशा ही ग्रेटर देन 0 बोल सकते हैं। बट ये चीज जो लिखी हुई है वो लॉग के ऊपर स्क्वायर है, मतलब x-3 में 3 से छोटी वैल्यू रखने पे लॉग बुरा मान जाएगा, लॉग की डोमेन खराब हो जाएगी। ठीक है, तो यहां पे 3 से छोटी वैल्यू अपन नहीं रख सकते हैं। ओके, तो इधर एक और कंडीशन, एंड x-3 शुड बी ग्रेटर देन 0। x-3 को ग्रेटर देन 0 किया तो x ग्रेटर देन 3 आ गया। तो अब देखो फाइनली क्या डोमेन आ गई, ग्रेटर देन 3 वैल्यू लेनी है, ग्रेटर देन 3 वैल्यू लेनी है, तो ये वाला पूरा ही पार्ट को अपन ने रिजेक्ट कर दिया, माइनस इन्फिनिटी से -2, ये तो आ ही नहीं सकता। 4 आ सकता है क्योंकि 4 ग्रेटर देन 3 है, 5 से इन्फिनिटी का पार्ट आ सकता है। तो फाइनल जो डोमेन आई, x बिलोंग्स टू क्लोज ब्रैकेट 5 टू ओपन ब्रैकेट इन्फिनिटी यूनियन 4। तो दैट इज आवर आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। 5 से इन्फिनिटी तक का सारा पार्ट ले लिया, 4 को ले लिया, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है 4 को लेने में। ठीक है, तो एक बार फिर से इस पूरे क्वेश्चन को खुद से देखें, खुद से सॉल्व करने की कोशिश करें, खुद से लॉजिक अप्लाई करें, हर एक चीज का रीजनिंग मिलेगा अगर आप रीजनिंग सोचना चाहोगे, सोचोगे तो। ठीक है, नाउ गाइस fx इज इक्वल टू 1 अपॉन अंडर रूट में साइन ऑफ cos x लिखा है, यहां पे ये चीज लिखी है, यहां पे 1 अपॉन फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ -x लिखा है यहां पे। ठीक है, अब इसकी डोमेन हमें बतानी है ना, फाइंड डोमेन, क्वेश्चन वही है सेम, फाइंड डोमेन। ओके गाइस, अब सोचेंगे यहां पे। सबसे पहले तो ये वाला पार्ट मुझे बहुत इजी लग रहा है डील करने में, अंडर रूट में पाई स्क्वायर -4x², इसको मैं ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, हमेशा प्रॉब्लम सॉल्विंग अप्रोच लगानी है, प्रॉब्लम सॉल्विंग अप्रोच लगानी है। तो सबसे पहले जो इजी पार्ट लग रहा है उसको अपन सॉल्व करते हैं कि चलो ये तो अपने बस की बात है, पाई स्क्वायर -4x² ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 करेंगे, तो यहाँ पे पाई स्क्वायर इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 4x² आ गया, मतलब इधर से आ रहा है कि x² इज लेस देन और इक्वल टू पाई स्क्वायर बाई 4, है ना, 4 से डिवाइड कर दिया, इनइक्वालिटी नहीं बदली है, कंफ्यूज मत हो जाना यहाँ पे, ऐसा नहीं कि इनइक्वालिटी बदल दी मैंने, देखो पाई स्क्वायर बाई 4 ग्रेटर देन और इक्वल टू x², यही तो लिखा है, 4 से डिवाइड किया, पाई स्क्वायर बाई 4 इज ग्रेटर देन और इक्वल टू x², या इसी चीज को अपन बोलेंगे कि x² इज ग्रेटर देन और इक्वल टू पाई स्क्वायर बाई 4। ठीक है, अच्छा इसी चीज को सॉल्व करने का एक और दूसरा भी तरीका मेरे दिमाग में आ रहा है, फैक्टर्स बना दो यार, फैक्टर्स बना दो कि मैंने ये किया पाई स्क्वायर -4x² ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, दो फैक्टर्स साफ साफ दिख गए, पाई -2x इंटू पाई +2x, ठीक है, ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, ऐसे सॉल्व कर लो। पाई -2x का एक फैक्टर, दूसरा फैक्टर पाई +2x, प्रोडक्ट ऑफ दीज टू फैक्टर्स ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। अब ये पाई -2x के फैक्टर को 2x माइनस पाई बना दो, 2x माइनस पाई, है ना, कोफिशिएंट ऑफ x पॉजिटिव हो जाए, मैं ऐसा चाह रहा हूं, ये 2x प्लस पाई को तो 2x प्लस पाई ही रखा, एंड इनइक्वालिटी पलट के लेस देन और इक्वल टू 0 हो गई, क्योंकि पाई -2x को 2x माइनस पाई से बनाने के लिए माइनस से मल्टीप्लाई किया गया है, तो इनइक्वालिटी पलट जाएगी। अब इसके क्रिटिकल पॉइंट्स देखेंगे गाइस, क्रिटिकल पॉइंट्स मतलब कि ये फैक्टर कहां 0 हो रहा है, ये फैक्टर π/2 पे 0 हो रहा है। ठीक है, ये वाला फैक्टर कहां 0 होगा, ये वाला फैक्टर -π/2 पे 0 होगा, है ना, ये फैक्टर -π/2, ये फैक्टर π/2 पे 0 होगा। अपने को चाहिए लेस देन और इक्वल टू 0, एक्सट्रीम राइट में तो पॉजिटिव साइन मिलना है, क्योंकि देखो कोफिशिएंट ऑफ x को पॉजिटिव बना दिया, एक्सट्रीम राइट में कुछ भी देखोगे पॉजिटिव साइन मिलेगा, इधर नेगेटिव साइन मिल गया, यहां पे पॉजिटिव साइन मिल गया, तो अपने को जो वैल्यूज मिल रही है, व्हाट आर वी गेटिंग गाइस, वी आर गेटिंग द वैल्यूज बिटवीन -π/2 टू π/2, -π/2 से π/2 के बीच की सारी वैल्यूज मिल रही है लेस देन और इक्वल टू 0 में। ठीक है, ये वाला पार्ट सॉर्टेड है, मतलब हमें पता है कि यार इसका आंसर तो -π/2 से π/2। अब देखो इस इंटरवल में इसको कहां दिक्कत आ रही है, क्योंकि जो भी फाइनल आएगा आंसर उसका इंटरसेक्शन लेंगे ना इसके साथ, तो एक तो अपने पास इंटरवल आ गया कि भैया इसको तो इसी के बीच की वैल्यू चाहिए, है ना, ये वाला फंक्शन इसने बोल दिया कि मेरे को -π/2 से π/2 के बीच की वैल्यू चाहिए, तभी मैं ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 हो पाऊंगा।
फिर हमने इससे पूछा कि भैया इस इंटरवल में कुछ हटाना है क्या, अभी प्रॉब्लम है तो बता दो, इस इंटरवल में कोई नंबर हटाना है तो बता दो। तो फ्रैक्शनल पार्ट बैठा है, फ्रैक्शनल पार्ट ने बोला कि बस मेरे अंदर इंटीजर नहीं आना चाहिए, क्योंकि फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ सम इंटीजर ही जीरो होता है। फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ सम इंटीजर जीरो होगा, और ये डिनोमिनेटर में बैठा है, इसके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि ये जीरो नहीं होना चाहिए। तो उसने बोला कि इसके अंदर मैं भी खुश हूं इससे, बस इस इंटरवल में कोई इंटीजर मत ले लेना। तो इस इंटरवल में कोई इंटीजर आ रहा है क्या? आ रहा है तो उसको हटा दो गाइस, आ रहा है तो उसको हटा दो। क्या इंटीजर आ रहा है इस इंटरवल में? π/2 की वैल्यू विच इज 3.14 डिवाइडेड बाई 2, दैट इज 1.57 समथिंग। तो π/2 की वैल्यू 1 पॉइंट समथिंग है, तो इसके अंदर मैंने 1 को हटाऊंगा। ठीक है, दूसरा कलर का पेन यूज कर देता है। इस इंटरवल में 1 को मैं चाहता हूं इसके ऊपर गोला मार दूं, 1 नहीं आना चाहिए, क्योंकि 1 पे फ्रैक्शनल जीरो बन जाएगा, और -1 नहीं आना चाहिए, -1 पे भी ये जीरो बन जाएगा। ठीक है, इसकी भी सुन ली कि अब देखो -π/2 से π/2 तक की सारी वैल्यू ले सकते हैं, -1 एंड 1 नहीं ले सकते। अब इसके ऊपर गौर फरमाया कि भाई तुम्हें कहीं दिक्कत क्या? हाँ जी, साइन ऑफ कॉसेक्स जो बैठा है अंडर रूट में, इसको कहीं दिक्कत आ रही है क्या -π/2 से π/2 तक के इंटरवल में? तो चलिए साइन ऑफ कॉसेक्स पे गौर फरमाते हैं। देखो साइन ऑफ कॉसेक्स, साइन ऑफ कॉसेक्स है ना, x की वैल्यू क्या है? -π/2 से π/2 है। साइन ऑफ कॉसेक्स चाहिए हमें ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। इस इंटरवल में साइन ऑफ कॉसेक्स अपने को चाहिए ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। एक्स में ले रहा हूं -π/2 से π/2 के बीच में। तो इस इंटरवल के अंदर बस देखना चाहते हैं कि कुछ इसके लिए हटाना हो तो हटा देते हैं। तो अगर x -π/2 से π/2 है, तो cosx किसके बीच में होगा? मतलब जो साइन के अंदर इनपुट रख रहे हैं cosx, वो क्या माइनस है ना, वो 0 से 1 हो जाएगा ना। cosx जो होगा वो 0 से 1 के बीच में होगा। समझ में आ रही बात है? -π/2 पे cosx 0 +π/2 पे cosx 0। तो अगर -π/2 से π/2 तक की वैल्यू ले रहे हो तो cosx 0 से 1 के बीच में कुछ पॉजिटिव वैल्यू ले रहा है। यार साइन ऑफ cosx पे ना मैं बहुत चर्चा करने वाला हूँ आगे जाके। इस टाइप के जो क्वेश्चन होते हैं ना, साइन ऑफ cosx, साइन ऑफ 2 cosx, साइन ऑफ 3 cosx, इनकी रेंज ये सब बताओ, तो इसके ऊपर मैं थोड़ा डिटेल में आगे जाके चर्चा करूंगा। यहाँ पे समझने की कोशिश करना, जो चीज़ यहाँ पे नहीं समझ में आई है वो आगे जाके और क्लियर हो जाएगी। साइन ऑफ cosx, साइन ऑफ 2 cosx, इन सब के बारे में चर्चा होगी, डोमेन एंड रेंज। ठीक है, तो यहाँ पे मैं क्या बताना चाह रहा हूँ तुमको कि यार x की वैल्यू -π/2 एंड π/2 मत लो इसके लिए, क्योंकि x की वैल्यू π/2 ले लोगे तो ये साइन ऑफ 0 बन जाएगा, साइन ऑफ 0 डिनोमिनेटर में 0 बन जाएगा, दिक्कत हो जाएगी। और -π/2 मत लो, क्योंकि -π/2 पे भी ये साइन ऑफ 0 बन जाएगा, डिनोमिनेटर में 0 बन गया तो दिक्कत हो जाएगी। ठीक है, तो साइन ऑफ cosx में है ना, यहां पे x कांट बी इक्वल टू -π/2 एंड π/2, क्योंकि देखो -π/2 पे cos वैल्यू दे देगा 0 एंड साइन ऑफ 0 0 बन जाएगा, और ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 नहीं, ग्रेटर देन 0। ठीक है, ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 नहीं, ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। साइन ऑफ cos x जो है वो ग्रेटर देन 0 आना चाहिए, तो ये 0 नहीं हो सकता है, इसलिए x -π/2 एंड π/2 वैल्यू यहाँ पे अचीव नहीं कर सकता है। तो फाइनल आंसर आ गया अपने पास, x बिलोंग्स टू ओपन ब्रैकेट -π/2 टू ओपन ब्रैकेट π/2, ओपन ब्रैकेट -π/2 टू ओपन ब्रैकेट π/2, एक्सेप्ट -1 एंड 1। ठीक है, -1 एंड 1, ये दो नंबर्स मैंने हटाए हैं ना, -1 एंड 1, ये दो नंबर्स मैंने हटा दिए, क्योंकि -1 एंड 1 पे ये बुरा मान जाता, π/2 -π/2 पे ये डिनोमिनेटर यहाँ पे 0 हो रहा था, तो इसलिए हमने वो चीज़ हटा दी। ठीक है, अब चलिए लगे हाथ बात कर ही लेते हैं कि साइन ऑफ cos x, cos ऑफ साइन x, साइन ऑफ 2 cos x, cos ऑफ 2 साइन x, ये सब क्या रिप्रेजेंट करता है, इनकी डोमेन रेंज क्या होती है, सब डिस्कस करते हैं। ठीक है, तो एक बार के लिए आप इतनी चीज़ें समझे, फिर अपन कंटिन्यू करते हैं। तो क्लियर रहती बातें? अच्छा, यहाँ पे एक और पॉइंट है जो कि हम नहीं ले सकते हैं, जो मेरे अभी गौर फरमाया मैंने भी उस पर। x इज इक्वल टू 0 भी तो नहीं ले सकते ना यार, देखो 0 भी तो एक इंटीजर है, और इंटीजर पे ये बुरा मान जाएगा कि यार देखो 0 डिनोमिनेटर 0 बन जाएगा, तो -1 1 एंड 0 को भी x हटा देना, -1 0 एंड 1।
तो दिस विल बी आवर फाइनल आंसर। माइनस पाई बाय 2 से पाई बाय 2 तक की सारी वैल्यूज ले सकते हैं, बट हम कौन सी वैल्यूज नहीं ले पाएंगे, -1 नहीं ले सकते, यहाँ पे 0 नहीं ले सकते, 1 नहीं ले सकते। ठीक है, अब देखो इसके ऊपर कुछ बेसिक क्वेश्चन कर लेते हैं, जिससे कि ये वाला जो क्वेश्चन है थोड़ा और क्लियर हो। जिनको यहाँ पे कोई भी डाउट है, एक बार ये बेसिक आइडिया सुनना, उसके बाद में उस क्वेश्चन को वापस से अटेम्प्ट करने की कोशिश करना। तो बेसिक आइडिया क्या है कि सपोज एक फंक्शन मैंने दे रखा है, √4 - x प्लस √x - 1 प्लस 1 अपॉन फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x। सपोज मैंने ये फंक्शन ले लिया, ठीक है। अब मेरे को इसकी डोमेन निकालनी है ना, फाइंड डोमेन टाइप का फिर से क्वेश्चन है। डोमेन मतलब कि x की कौन सी वैल्यूज हम लोग यहाँ पे रख सकते हैं। तो 4 - x बोलेगा कि भैया x लेस देन और इक्वल टू 4 रखो, है ना। 4 - x क्या बोलेगा कि x को लेस देन और इक्वल टू 4 रखो, इसने तो यही बोलेगा। मतलब अगर अपन ये कंडीशन लगाते हैं कि 4 - x ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, तो समझ में आ रहा है ना कि x लेस देन और इक्वल टू 4 आ जाएगा, ठीक है। तभी तो ये ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 होगा। फिर इससे मैंने पूछा कि भैया x - 1 कहीं कोई दिक्कत क्या लेस देन और इक्वल टू 4 में, ये बोलेगा हाँ दिक्कत है, क्योंकि ग्रेटर देन और इक्वल टू 1 भी तो होना चाहिए। यहां पे दिक्कत आएगी, 1 से बड़ी वैल्यू होनी चाहिए, ठीक है। फिर इससे पूछा कि भाई इन दोनों, ये दोनों तो यहां पे खुश है, इन दोनों ने तो एग्रीमेंट करके ये इंटरवल दिया है, तुम्हें कहीं दिक्कत क्या है इस इंटरवल में। तो ये बोलेगा कि भैया मुझे दिक्कत है जहां जहां इंटीजर हो रहा है ना। 1 से 4 के बीच में जितने भी इंटीजर है वो सब हटा दो, मतलब 1 हट जाएगा, 4 हट जाएगा, 2 हट जाएगा, 3 हट जाएगा। तो फाइनल आंसर आ जाएगा यहाँ पे x बिलोंग्स टू ओपन ब्रैकेट 1 टू ओपन ब्रैकेट 4 माइनस 2 और 3 को भी यहां से हटा दिया। अब ये भी खुश है ना। फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x भी खुश है, अब क्योंकि 2 पे ये 0 हो रहा था, 3 पे 0 हो रहा था, अब डिनोमिनेटर 0 नहीं हो रहा, ठीक है। फ्रैक्शनल है ना, डिनोमिनेटर 0 नहीं होना चाहिए, बस इतनी सी कंडीशन है यहाँ पे। तो 1 से 4 के बीच की सारी वैल्यूज आ गई, एंड 2 और 3 को हमने हटा दिया इसमें से, तो ये इसकी फाइनल डोमेन आ गई। इसी टाइप का आइडिया मैं पिछले क्वेश्चन में भी यहाँ पे भी अप्लाई कर रहा था, इसी टाइप का आइडिया कि पहले मैंने इसके लिए सॉल्व किया, फिर मैंने देखा कि इसको कहाँ कहाँ दिक्कत आ रही है। तो इसको दिक्कत -π/2 एंड π/2 पे आ रही थी, फिर इसको मैंने देखा कहाँ कहाँ दिक्कत आ रही है, तो इंटीजर्स पे आ रही है। तो इस इंटरवल में जो इंटीजर्स है वो है -1, 0 एंड 1, तो उन इंटीजर्स को हमने यहां से निकाल दिया, ठीक है। क्लियर है। अच्छा, कॉस ऑफ साइन एक्स एंड साइन ऑफ कॉस एक्स के बारे में मैं चर्चा करना चाह रहा था यहाँ पे। तो क्वेश्चन है आपके सामने, है ना, एक सवाल आपके सामने पेश करने जा रहा हूं, जरा सोचना इस पे। फाइंड रेंज ऑफ एफ एक्स इज इक्वल टू साइन ऑफ कॉस एक्स। साइन ऑफ कॉस एक्स की रेंज बताओ। एफ एक्स इज इक्वल टू साइन ऑफ 2 कॉस एक्स, इसकी हमको रेंज बताओ। 3 है एफ एक्स इज इक्वल टू साइन ऑफ 3 कॉस एक्स, इसकी आपको रेंज बताओ, ठीक है। पहले तो साइन ऑफ कॉस एक्स वाले देख लेते हैं, फिर कॉस ऑफ साइन एक्स वाले भी सारे देख लेंगे। ओके गाइस, रेंज मतलब क्या हो गया कि वैल्यूज ऑफ y कि एफ एक्स कहां से कहां तक हो सकता है, ये इसका आउटपुट कहां से कहां तक आएगा। अच्छा, इसके अंदर इनपुट के बारे में तो सब लोग समझ रहे हैं, इनपुट तो इधर कोई भी रियल नंबर हो जाए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, क्योंकि डिनोमिनेटर में नहीं है ना ये। इन तीनों के अंदर x जो है वो तो कोई भी रियल नंबर हो सकता है, cos x में x को कोई भी रियल नंबर रख दो। अब आउटपुट देखते हैं कि मतलब एफ एक्स कहां से कहां तक की वैल्यूज दे रहा है, इसकी रेंज किधर से किधर तक की आ रही है अपने पास। तो cos x हमें पता है -1 से 1 तक की वैल्यू देगा। साइन के अंदर जो इनपुट जा रहा है ना, साइन के अंदर जो इनपुट जा रहा है वो -1 से 1 के बीच का इनपुट जा रहा है। फिर साइन का ग्राफ देखो, है ना, y इज इक्वल टू साइन थीटा का ग्राफ देखो। तो y इज इक्वल टू साइन थीटा का ग्राफ कुछ इस प्रकार से आता है, ठीक है। इस प्रकार से इसका y इज इक्वल टू साइन थीटा का ग्राफ आएगा, जहां पे ये मैक्सिमम वैल्यू दे रहा है π/2 पे, मिनिमम वैल्यू दे रहा है ये -π/2 पे, मैक्सिमम वैल्यू आ रही है इसकी +1, मिनिमम वैल्यू आ रही है इसकी -1, ठीक है। इस तरीके से इसका ग्राफ रहने वाला है। ओके, अब जब आप इसके अंदर इनपुट रख रहे हो -1 से 1 के बीच में, साइन के अंदर अगर इनपुट -1 से 1 के बीच का आएगा तो -1 किस साइड पड़ रहा है, -1 आप बोलोगे सर π/2 के लेफ्ट में पड़ेगा, मानते हो ना ये बात। π/2 की वैल्यू 1.57 समथिंग, तो 1 इधर पड़ेगा, -1 इधर पड़ेगा। देखो -1 एंड 1 यहां पे कहीं मिलने वाला है। तो जब साइन के अंदर इनपुट -1 से 1 के बीच जा रहा है, जब साइन के अंदर इनपुट -1 से 1 के बीच, बहुत लॉजिकली समझना चीजों को,
जब साइन के अंदर का इनपुट अगर -1 से 1 के बीच में जा रहा है तो आउटपुट कहां से कहां तक जाएगा, y की वैल्यूज कहां से कहां तक है। तो अगर मैंने -1 रखा तो यहाँ y कोऑर्डिनेट क्या होगा, अगर +1 रखूंगा तो यहाँ पे y कोऑर्डिनेट क्या होगा। तो ये ग्राफ है y इज इक्वल टू साइन थीटा का ग्राफ या y इज इक्वल टू साइन x का ग्राफ। अगर x की जगह मैंने +1 रखा तो y की वैल्यू साइन ऑफ 1 मिलेगी, ठीक है। 1 जहां पे रेडियन के अंदर है ना, ये 1 डिग्री नहीं है, 1 रेडियन में एक नंबर है, ठीक है। तो इधर ये साइन ऑफ 1 बन रहा है, -1 रखूंगा तो ये इधर माइनस साइन 1 बनेगा, है ना, साइन ऑफ -1 या फिर माइनस साइन 1। तो y जो आ रहा है वो माइनस साइन 1 से प्लस साइन 1 के बीच की वैल्यू मिल रही है। तो फर्स्ट वाले का आंसर हो जाएगा द आंसर ऑफ फर्स्ट पार्ट y बिलोंग्स टू, मतलब जो fx बिलोंग्स टू, इसकी रेंज आ जाएगी क्लोज ब्रैकेट माइनस साइन 1 टू क्लोज ब्रैकेट साइन 1, है ना। इसके बीच की वैल्यूज अचीव कर पा रहा है। जब इनपुट साइन के अंदर -1 से 1 के बीच में जा रहा है तो इसके बीच की वैल्यूज ये अचीव कर रहा है, माइनस साइन 1 से प्लस साइन 1 के बीच की वैल्यू, ठीक है, क्लियर। सेकंड पार्ट देखो, सेकंड पार्ट में बोल रहा है कि साइन के अंदर 2 cos x है। अब इस बार अपन बोलेंगे कि ये जो इनपुट है वो -2 से 2 के बीच का इनपुट है ना गाइस, -2 से 2 के बीच का इनपुट। फिर से ग्राफ देखो, 2 मतलब π/2 से बड़ा नंबर हो चुका है ना, 2 π/2 से बड़ा नंबर हो जाएगा, यहां पे 2 इधर नंबर मिल जाएगा। तो अगर -2 से 2 के बीच का इनपुट अगर मैं रख सकता हूं इसके अंदर, ठीक है, तो मतलब 2 तक जा रहा है, -2 तक जा रहा है, मतलब ये ग्राफ अपने को ये मिल रहा है, इधर से लेके इधर तक का ग्राफ मिल रहा है, इतना ग्राफ मिल रहा है। देखो जब इनपुट -2 से 2 जाएगा तो ये व्हाइट वाला पोर्शन देख रहे हो ना, इधर से लेके इधर तक का ग्राफ मिल रहा है। अब रेंज क्या हो गई, रेंज हो गई मिनिमम वैल्यू एंड मैक्सिमम वैल्यू। इधर बच्चे गलती ये कर देते हैं कि इसकी रेंज बता देते हैं -sin2 से +sin2, बट ऐसा नहीं है। देखो मिनिमम वैल्यू y की कितनी मिल रही है, गहराई है इसकी कहां तक जा रही है, -1 तक, हाईएस्ट वैल्यू कहां तक जा रही है, +1 तक। तो जो सेकंड पार्ट का आंसर होगा, सेकेंड पार्ट का आंसर हो जाएगा y बिलोंग्स टू क्लोज ब्रैकेट -1 टू क्लोज ब्रैकेट 1। वैसे ही जो थर्ड पार्ट है जिसके अंदर इनपुट मैं -3 से 3 तक का रख रहा हूं, 3 तो और इधर की वैल्यू हो गई, तो फिर से ये पूरा ग्राफ मिल रहा है। तो उस पूरे ग्राफ में मैक्सिमम वैल्यू 1 मिल गई, मिनिमम वैल्यू -1 मिल रही है। तो थर्ड पार्ट का आंसर भी y बिलोंग्स टू -1 to 1। देख रहे हो, फर्स्ट पार्ट का आंसर तो आया -sin1 से +sin1, क्योंकि फर्स्ट पार्ट में इधर से इधर तक का ही ग्राफ मिल रहा था, है ना, यहां से लेके यहां तक का ग्राफ मिल रहा था। तो इधर से इधर तक में मैंने मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू देख ली, बट सेकंड पार्ट में यहां से यहां तक का कंप्लीट ग्राफ मिल रहा था, मतलब ये पूरा ये ग्राफ मिला। तो इसके अंदर मैक्सिमम वैल्यू +1 आ रही है, मिनिमम वैल्यू -1 आ रही है। तो सेकंड पार्ट का आंसर -1 से 1 हो गया। थर्ड पार्ट को देखोगे तो ये -3 से 3 तक की सारी वैल्यू मिल रही है। तो y की वैल्यू, अगर ये पूरा ग्राफ अपने को मिल रहा है, ठीक है, तो y की वैल्यू तो मैक्सिमम +1 आ रही है, मिनिमम -1 आ रही है इस इंटरवल में। तो इस तरीके से अपन कमेंट कर सकते हैं इसकी रेंज के बारे में, ठीक है। अब अगला अगर मैं क्वेश्चन देता हूं कि बताओ फाइंड रेंज, यही आइडिया हम लोग इधर अप्लाई करेंगे, फाइंड रेंज ऑफ cos ऑफ sin x, ठीक है। सेकेंड पार्ट cos ऑफ 2 sin x, थर्ड पार्ट cos ऑफ 3 sin x, ठीक है। इसकी रेंज बताओ, है ना, इनकी रेंज बतानी है मैं, ठीक है। तो cos ऑफ sin x के बारे में बात करें तो अब cos के अंदर इनपुट जा रहा है -1 से 1। अब cos का ग्राफ याद कर लो, ठीक है, याद है cos का ग्राफ। देखो बहुत लॉजिकली सोचना, समझने की कोशिश करना, बहुत मजा आएगा, बहुत लॉजिकल चीजें हैं, है ना, यही ब्यूटी है मैथमेटिक्स की कि आप देखोगे आपको सब दिखाई देगा, है ना। तो इनपुट कॉस्ट के अंदर -1 से 1 जा रहा है, हमें पता है कि ये वाला पॉइंट π/2 होता है, ये वाला पॉइंट -π/2 होता है। 1 जो होगा 1 इसके लेफ्ट में पड़ेगा, देखो π/2 के लेफ्ट में 1 होगा और यहाँ पे -1 होगा, समझ रहे हो बातों को। -1 एंड 1 इसी इंटरवल के बीच के पॉइंट है। तो हमें ग्राफ कहाँ से कहाँ तक का मिला है गाइस, इधर से इधर तक का, है ना, इधर से इधर तक, मतलब यहाँ पे कुछ वैल्यू आ रही होगी और यहाँ पे कुछ वैल्यू आ रही होगी, बस इतना सा ग्राफ। अब इतने से ग्राफ को देख के बताओ कि मैक्सिमम वैल्यू क्या मिल रही है, मिनिमम वैल्यू क्या मिल रही है। इतने से ग्राफ में सबसे हाईएस्ट पॉइंट क्या है, हाईएस्ट पॉइंट तो यही वाला है। इस पॉइंट पे
1 वैल्यू आती है ना, 0,1 ये पॉइंट रहता है, तो इस पॉइंट पे मैक्सिमम वैल्यू 1 मिल गई, और जो मिनिमम पॉइंट है मिनिमम वैल्यू ये मिल रही है। अब इस पॉइंट को आप कॉस ऑफ 1 बोलो या फिर कॉस ऑफ -1 बोलो, दोनों सेम बात हो गई, राइट। इस पॉइंट को अपन कॉस ऑफ 1 भी बोल सकते हैं, ठीक है, कॉस ऑफ 1, या फिर कॉस ऑफ -1 बोल दो, क्योंकि कॉस ऑफ -1 एंड कॉस ऑफ 1 तो सेम होता है, कॉस नेगेटिव खा जाता है। तो इसकी जो रेंज मिली, मिनिमम वैल्यू cos 1 मैक्सिमम वैल्यू 1 तक, तो इसका आंसर आ गया y बिलोंग्स टू cos 1 to 1। ये इसकी रेंज हो गई है ना, cos 1 से 1 तक की वैल्यूज मिल रही है, सो दैट विल बी द रेंज ऑफ द फर्स्ट पार्ट। सही बात। सेकेंड पार्ट पे गौर फरमाओ, cos ऑफ 2 sin x। अब जब हम इसमें इनपुट पुट कर रहे हैं तो वो -2 से 2 तक का इनपुट जा रहा है ना, क्योंकि sin x -1 से 1 तक की वैल्यूज देता है। ये जो इनपुट मिल रहा है टोटल, ये -2 से 2 तक का, तो अब ऐसे ही अपन नहीं बोल देंगे सर cos 2 से, ठीक है, समझो यहाँ पे बातें। 2 किधर मिलेगा, 2 पाई के जस्ट लेफ्ट में मिलेगा, ये पॉइंट हो गया पाई, पाई पे वैल्यू मिल जाती है -1। अब जो 2 होगा वो 2 पाई के लेफ्ट में होगा, 2 यहाँ पे कहीं होगा, राइट। पाई बाई 2 से पाई के बीच में कहीं नंबर होने वाला है 2, पाई की वैल्यू 3.14। वैसे ही अगर -2 के बारे में बात करें, ये पॉइंट हो गया -पाई, और -2 यहाँ के मिलने वाला है। तो अब हम -2 से 2 तक की सारी वैल्यूज रख रहे हैं, और अगर -2 से 2 तक की वैल्यूज रखी जा रही है, तो फिर से मैं देखो ग्राफ को प्लॉट कर रहा हूं। अगर -2 से 2 तक की वैल्यूज यहां पे रखी जा रही है, तो ग्राफ देखो ये मिल रहा है, यहां से लेके इतना ग्राफ मिल रहा है ना, यहां से लेके इतना ग्राफ मिल रहा है, देख पा रहे हो, ये जो पिंक कलर का ग्राफ दिख रहा है ना, इतना ग्राफ है। अब इसके अंदर मैक्सिमम वैल्यू तो 1 आ रही है, और इस इंटरवल में मिनिमम वैल्यू कितनी आएगी गाइस, मिनिमम वैल्यू कितनी आएगी। अगर x की वैल्यू 2 रखोगे, ये ग्राफ है y इज इक्वल टू कॉस x, और जब आपने इनपुट 2 रखा तो यहां पे ये वैल्यू मिल रही है cos ऑफ 2, cos ऑफ 2। मिनिमम वैल्यू -1 नहीं आ रही, -1 लाने के लिए थोड़ा और आगे बढ़ना चाहिए था, अगर पाई तक पहुंच जाता तो -1 ही अचीव कर लेता वैल्यू, बट अब मिनिमम वैल्यू यहाँ पे cos ऑफ 2 आ रही है, मैक्सिमम वैल्यू 1 तक जा रही है, तो cos ऑफ 2 से 1 तक, तो इसका आंसर आ जाएगा y बिलोंग्स टू क्लोज ब्रैकेट cos 2 टू क्लोज ब्रैकेट 1। दैट विल बी द आंसर फॉर द सेकेंड पार्ट। अब थर्ड पार्ट के बारे में देखो, cos ऑफ 3 sin x। अब 3 भी जो है वो जस्ट, ठीक है, पाई से जस्ट पहले है, 3 यहां पे है, पाई से जस्ट पहले, और यहां पे जो वैल्यू आएगी वो cos ऑफ 3 आने वाली है वैल्यू, ठीक है, यहां पे जो वैल्यू आएगी वो cos ऑफ 3 आएगी। तो फिर से देखो cos ऑफ 3 से लेके ये पूरा ग्राफ मिलेगा इधर से इधर तक, तो थर्ड पार्ट का आंसर भी आ जाएगा y बिलोंग्स टू cos ऑफ 3 to 1, ये सारी वैल्यूज आ गई। अब अगर मैं इसका फोर्थ पार्ट बनाता हूं, ठीक है, जैसे फोर्थ पार्ट मैंने इसका बनाया है cos ऑफ 4 sin x, cos ऑफ 5 sin x, है ना, cos ऑफ 6 sin x एंड सो ऑन, उस सब की रेंज कितनी आ जाएगी। अगर मैं cos के अंदर 4 sin x है, तो मतलब cos के अंदर इनपुट अब -4 से 4 तक का जा रहा है, और 4 यहां पे पाई के राइट में हो चुका है, ठीक है, मतलब ये इधर से लेके ये पूरा ग्राफ, इधर से ये पूरा ग्राफ मिल रहा है -4 तक, ठीक है, तो इधर से लेके ये पूरा पूरा ये सारा ग्राफ अपने को प्राप्त हो रहा है। तो अब इस पूरे में मतलब पाई इसी इंटरवल में आ गया ना, पाई इसी इंटरवल में आ गया। अब इस पूरे इंटरवल में यहां से लेके यहां तक के इंटरवल में मिनिमम वैल्यू -1 आ गई, मैक्सिमम वैल्यू +1 आ गई। तो चाहे इसकी बात करूं, इन दोनों के अंदर जो रेंज आने वाली है, और आगे भी अगर मैं cos ऑफ 6 sin x एंड सो ऑन रखता चला जाऊं, तो उन सबकी जो रेंज होगी वो -1 से 1 के बीच की कंप्लीट वैल्यू आ जाएगी, क्योंकि 4 देखो पाई के राइट में है, पाई पे मिनिमम वैल्यू मिल रही है -1, ठीक है, 0 पे मैक्सिमम वैल्यू मिल रही है +1। समझ में आया क्या, चमका क्या है सारी बातें। तो ये थोड़ा इसके ऊपर डिस्कशन था, जब बात चल गई साइन ऑफ cos x cos ऑफ sin x की, तो इसके ऊपर ये कंप्लीट हमने डिस्कशन कर लिया है। बाकी आप थोड़ा चीज़ों के बारे में खुद से सोचने की कोशिश करना, मज़ा आएगा, ठीक है। नाउ fx इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ साइन एक्स प्लस अंडर रूट ऑफ 16 माइनस एक्स स्क्वायर, इसके अंदर हमें डोमेन बतानी है, फाइंड डोमेन, ठीक है। तो डोमेन इसमें कैसे बताएंगे, सोचना जरा यहाँ पे। सबसे पहले तो मेरे को ये बड़ा सिंपल लग रहा है, देखो साइन तो कहीं पे पॉजिटिव कहीं पे नेगेटिव ऐसे गोते खाता रहता है साइन,
बट इसके बारे में हमें पता है कि 16 माइनस एक्स स्क्वायर ये थोड़ा सिंपल लग रहा है। अगर इसको ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 करना है तो इसके दो फैक्टर्स बन गए, 4 माइनस एक्स इंटू 4 प्लस एक्स ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। 4 माइनस एक्स को गाइज एक्स माइनस 4 रखा गया, 4 प्लस एक्स को एज इट इज रख दिया, और ये इनइक्वालिटी चेंज हो जाएगी लेस देन और इक्वल टू 0। तो इधर हमें मिल रहा है -4 एंड 4 क्रिटिकल पॉइंट। तो -4 से 4 के बीच की सारी वैल्यूज आ गई, -4 से 4 के बीच की सारी वैल्यूज आ गई। ठीक है, लेस देन और इक्वल टू 0 है, एक्सट्रीम राइट में पॉजिटिव साइन, यहां नेगेटिव साइन, इधर पॉजिटिव साइन। तो इसको जब सॉल्व किया तो ये बोल रहा है कि x को -4 से 4 के बीच की वैल्यूज रख दो, जो कि हम डायरेक्टली यहां पे भी देख के बोल सकते थे कि x यहां पे -4 से 4 के बीच की वैल्यूज लेगा। अब इससे पूछा कि भैया इसने तो ये बोला है, इसकी डिमांड ये है, अब तुम बताओ तुम्हें इस इंटरवल में कहां कहां दिक्कत आ रही है। साइन एक्स इस इंटरवल में कहां कहां नेगेटिव हो रहा है वो इंटरवल हमको हटाना पड़ेगा। ठीक है, तो साइन एक्स के ग्राफ को पेश किया जाए, ग्राफ से सब पता चल जाएगा कि कहां नेगेटिव हो रहा है इस इंटरवल में। ठीक है, ऐसे क्वेश्चंस का आंसर ग्राफ से ही बेस्ट जाएगा गाइस। तो ग्राफ को बुलाया गया, साइन एक्स का ग्राफ कुछ इस तरीके से बनता है। ठीक है ना, ये 0 हो गया, ये पाई हो गया, ये -पाई हो गया। ठीक है, हमें देखना है कि -4 से 4 के बीच में इस इंटरवल में कहां इसको दिक्कत आ रही है। तो 4 कहां पड़ेगा, 4 पाई के राइट में पड़ेगा, है ना, 4 पाई के राइट में पड़ेगा, -4 यहां पड़ जाएगा, -पाई के लेफ्ट में, यहां कहीं पड़ने वाला है। तो देखो दिक्कत कहां आई। साइन ने बोला कि देखो -4 से पाई की वैल्यूज आप ले सकते हो, क्योंकि -4 से पाई के बीच में ये कुछ पॉजिटिव वैल्यू दे रहा है। साइन ने बोला ये वाला पोर्शन ले लो, -4 से -पाई का पोर्शन ले लो। साइन ने ये बोला कि -4 से 4 के बीच में देखना था ना कौन सा पोर्शन लिया जाए, तो इसने बोला कि -4 से -पाई का पोर्शन ले लो, क्योंकि यहाँ पे मैं ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 हूं तो इधर चलेगा मुझे। और 0 से पाई के बीच का पोर्शन ले लो, क्योंकि यहां पे भी देखो मैं ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 हूं, चलेगा। बट पाई से 4 का पोर्शन मत लेना, क्योंकि पाई से 4 के बीच में मैं नेगेटिव चला जाऊंगा, और जो कि हमारी डोमेन से बाहर चला जाएगा। ठीक है, तो क्या आया आंसर, -4 से -पाई, x बिलोंग्स टू -4 टू -पाई, ये वाला पोर्शन ले लेते हैं क्योंकि यहाँ पे साइन पॉजिटिव है। -पाई से 0 का पोर्शन नहीं ले सकते क्योंकि यहाँ पे साइन नेगेटिव हो जाएगा। 0 से पाई का पोर्शन ले सकते हो क्योंकि यहाँ पे पॉजिटिव है, तो यूनियन 0 से पाई। अब पाई से 4 का पोर्शन नहीं ले सकते, तो -4 से 4 के बीच में ये इंटरवल साइन ने बोला इंक्लूड कर लेना। ये हमारा फाइनल आंसर होगा इस क्वेश्चन का। फील आई क्या तुम लोगों को, मजा आया क्या? ठीक है, तो बस ये सारी बातें थी। नाउ let f r to r be defined by fx is equal to x upon 1 plus x square, then find the range of this। ये जेईई मेंस 2019 का सवाल है। ठीक है, इसकी हमें रेंज बतानी है। ठीक है, चलो रेंज, इस क्वेश्चन को थोड़ी देर में डिस्कस करेंगे हम लोग। रेंज के कुछ और क्वेश्चन कर लेते हैं, जैसे ये लीनियर अपॉन लीनियर टाइप की रेंज हम कैसे सॉल्व करते हैं। पहले तो ये क्वेश्चन करते हैं कि हाउ टू सॉल्व द रेंज ऑफ लीनियर अपॉन लीनियर टाइप ऑफ फंक्शन। ठीक है, तो रेंज क्या होती है मैं फिर से बता देता हूं। रेंज आर वैल्यूज ऑफ y for which x is defined। ठीक है, रेंज क्या होती है, y की वो वैल्यूज जिसके लिए x डिफाइंड हो, और डोमेन क्या होती है, x की वैल्यूज। रेंज होती है y की वैल्यूज, है ना, बस इतना ही याद रखो भली, रेंज ऑफ वैल्यूज ऑफ y। ठीक है ना, या फिर वैल्यूज ऑफ y, बस इतना सा याद रखो। ज़्यादा मैं तुमको लंबी लाइन नहीं बता रहा हूँ ताकि कंफ्यूज ना हो जाओ। ठीक है, तो रेंज हो गई वैल्यूज ऑफ y। ठीक है, दैट इज रेंज, एज सिंपल एज दैट। अब वैल्यूज ऑफ y कैसे निकालेगा इस, y मतलब हो गया fx। ठीक है, तो ये अपने सामने दे रखा है y इज इक्वल टू 2x माइनस 3 अपॉन x माइनस 1। हमें इसकी रेंज बतानी है, मतलब यहाँ पे अपने को y की वैल्यूज बतानी है ना। आप में से कईयों ने कर रखा होगा, लीनियर अपॉन लीनियर डायरेक्ट ट्रिक भी आ जाती है, बट यहाँ पे बेसिक से समझेंगे। ठीक है, ऐसा नहीं कि सर ये तो आता है सर, रिपीट करवा रहे हो सर, सबको साथ लेके चलना है भैया। कई लोगों को नहीं भी आता होगा, उनको भी पढ़ाना है यहाँ पे। ठीक है, आपके आगे आने वाले छोटे भाई बहन भी आएंगे। ठीक है, उनको भी अगर बोल सकते हो आपकी, हाँ चलो ये सीरीज़ देख सकते हो, इस सीरीज़ के अंदर कंप्लीट चीज़ें डिस्कस कर रखी है। ठीक है, तो वो हम मेरा पर्पस है ना गाइस। चलो, तो y इज इक्वल टू 2x माइनस 3 अपॉन x माइनस 1।
लीनियर अपॉन लीनियर टाइप का चीज है। अब यहां पे मैं x की वैल्यू निकालूंगा इन टर्म्स ऑफ y। इस टाइप के सवालों में हम लोग सबसे पहले x को रिप्रेजेंट करते हैं इन टर्म्स ऑफ y। मतलब यहां पे लिख रखा है y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स। अभी इसकी फोटो ऐसी है y एज ए फंक्शन ऑफ x। मैं क्या चाहता हूं, x एज ए फंक्शन ऑफ y, मैं ये चाहता हूं। फिर मैं ये कमेंट कर सकता हूं कि भैया y की वैल्यूज क्या नहीं ले सकते अपन। देखो जब y इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ x लिख रखा होता है ना, तो वहां पे मैं ये तो बहुत इजीली बता सकता हूं कि x क्या नहीं ले सकते। y एज अ फंक्शन ऑफ x लिख रखा है तो यहां पे डोमेन कमेंट करना इजी है। डोमेन कमेंट अपन इजीली कर सकते हैं कि x 1 नहीं ले सकते, डिनोमिनेटर 0 हो जाएगा। डोमेन कमेंट करना बहुत ज्यादा इजी है यहां पे, ठीक है। तो अगर डोमेन पूछी जाती तो x नॉट इक्वल टू 1, बट यहां पे रेंज पूछी गई है तो इसलिए अब मैं इसकी फोटो बदलूंगा और इसकी फोटो बदल के मैं x इज इक्वल टू एफ ऑफ y के फॉर्मेट में लेके जाऊंगा। तो x की वैल्यू निकालनी है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो। क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो ये बनेगा एक्स वाई माइनस वाई इज इक्वल टू 2x माइनस 3। ठीक है, एक्स वाई माइनस वाई इज इक्वल टू 2x माइनस 3। मुझे चाहिए x, तो x वाले को एक साइड लेके आए, तो 2x को इस साइड लेके आए, माइनस वाई को उस साइड भेजा, है ना। देखो x वाली टर्म क्या है, एक्स वाई एंड 2x दोनों को करीब लेके आए, तो लेफ्ट हैंड साइड में बन गया एक्स वाई माइनस 2x, राइट हैंड साइड में माइनस वाई उधर जाके प्लस वाई, वाई माइनस 3, x इसमें से कॉमन लिया तो लेफ्ट हैंड साइड में क्या बन रहा है, देखो x कॉमन लेने पे y माइनस 2 बन रहा है सर। ठीक है, x कॉमन लिया तो y माइनस 2 बन रहा है, राइट हैंड साइड में y माइनस 3 लिखा है, तो इधर से x की वैल्यू आ रही है x इज इक्वल टू वाई माइनस 3 अपॉन वाई माइनस 2। तो देखो फोटो बदल दी मैंने, पहले y एज ए फंक्शन ऑफ x लिखा था, अब मैंने x एज ए फंक्शन ऑफ y बना दिया, क्योंकि अब मैं इजीली कमेंट कर सकता हूं कि y क्या वैल्यू नहीं ले पाएगा। तो यहां पे y 2 नहीं हो पाएगा, ठीक है, y कैन नॉट बी इक्वल टू 2, क्योंकि डिनोमिनेटर 0 हो जाएगा, x डिफाइंड नहीं होगा अगर डिनोमिनेटर 0 हो गया। तो वही मैंने बोला कि वैल्यूज ऑफ y फॉर विच x इज डिफाइंड, दैट इज रेंज, है ना। तो इधर y2 नहीं हो सकता, y कैन नॉट बी इक्वल टू 2, मतलब इसकी रेंज आप बोलोगे अच्छा y2 नहीं हो सकता तो क्या हो सकता है, कोई भी रियल नंबर ले लो, बट 2 नहीं हो सकता, तो दैट इज द रेंज ऑफ दिस फंक्शन, ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट 2। ठीक है, दैट इज द रेंज कि ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट 2, कोई भी रियल नंबर रख दो, बस 2 मत रख देना, दिक्कत हो जाएगी। आर वी क्लियर, सिंपल, ठीक है, ओके, बहुत बढ़िया। अब देखो इसी टाइप का ये क्वेश्चन आ गया, ये भी लीनियर अपॉन लीनियर टाइप का क्वेश्चन है, इसके अंदर हमसे रेंज पूछी गई है। फिर से सवाल वही है कि फाइंड रेंज, फाइंड रेंज, रेंज मतलब वैल्यूज ऑफ y, वैल्यूज ऑफ fx। तो सबसे पहले तो इस क्वेश्चन को ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे, y इज इक्वल टू, है ना, fx मतलब हो गया y, y इज इक्वल टू e की पावर x माइनस e की पावर माइनस x लिखा है, जिसको 1 अपॉन e की पावर x मैंने लिख दिया, डिनोमिनेटर में e रेज टू द पावर x प्लस e रेज टू द पावर माइनस x, जिसको मैंने 1 अपॉन e की पावर x ले लिया। ठीक है, ऐसा हमने कर दिया है ना, ऐसी चीज है, ये लिखी गई है। ओके, ये रीति बात है। अब देखेंगे गाइस यहाँ पे ध्यान से कि सबसे पहले अगर आपसे डोमेन पूछी जाती तो आप x की वो वैल्यू निकालते जहां पे y डिफाइंड नहीं होता। तो x की ऐसी कोई वैल्यू नहीं है जिसके लिए y डिफाइंड ना हो, मतलब डिनोमिनेटर 0 होगा क्या, डोमेन के लिए हमें ये देखना है ना कि यार y कहाँ डिफाइंड नहीं होगा, जहां डिनोमिनेटर 0 हो जाए, डिनोमिनेटर कहीं 0 होगा ही नहीं, है ना। e की पावर x कभी 0 नहीं होता, 1 अपॉन e की पावर x कभी 0 नहीं होता, एक्सपोनेंशियल फंक्शन आर ऑलवेज ग्रेटर देन 0, तो डोमेन तो इसकी ऑल रियल नंबर आ जाएगी, समझ में आ रही बात है। तो डोमेन तो यहाँ पे ऑल रियल नंबर आ गए, x बिलोंग्स टू ऑल रियल नंबर, दैट इज द डोमेन फॉर दिस फंक्शन। अगर हमें रेंज निकालनी है तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो और x की वैल्यू निकालो इन टर्म्स ऑफ y। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, x की वैल्यू निकालेंगे इन टर्म्स ऑफ y, और क्रॉस मल्टीप्लाई करने से भी पहले एक बार एलसीएम ले लो ताकि थोड़ा सा सिंप्लीफाई हो जाए। और क्रॉस मल्टीप्लाई करने से भी अच्छा आइडिया बताऊं, कंपोनेंडो डिविडेंडो ले लो। ठीक है, जैसे पिछला क्वेश्चन था ना, तो यहां पे भी लास्ट क्वेश्चन देखो ध्यान से, यहां पे भी थोड़ा कंपोनेंडो डिविडेंडो लगाता ना तो थोड़ा और मजा आता, फैंसी लगता थोड़ा, है ना। देखो जरा, कंपोनेंडो डिविडेंडो लगाता है पिछले वाले सवाल में। सबसे पहले पिछले वाले क्वेश्चन में क्या किया मैंने, क्रॉस मल्टीप्लाई करके वैल्यू निकाली है ना, तो ओके, हाँ,
कंपोनेंडो डिविडेंडो ना आपकी कैलकुलेशन, ये जो क्रॉस मल्टीप्लाई करने वाली कैलकुलेशन है, थोड़ी सी ये सिंप्लीफाई कर देता है। तो कभी कभी कंपोनेंडो डिविडेंडो और ये सारे हथियार ना हमारे पास होने चाहिए, क्योंकि ये हथियार पास में होंगे तो आप ये हथियार यूज कर सकते हो कभी कभी। ठीक है, कंपोनेंडो डिविडेंडो हो गया कि न्यूमरेटर प्लस डिनोमिनेटर अपॉन न्यूमरेटर माइनस डिनोमिनेटर, दैट इज बेसिकली कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो, है ना। न्यूमरेटर प्लस डिनोमिनेटर अपॉन न्यूमरेटर माइनस डिनोमिनेटर। एक काम कर रहा हूँ यहाँ पे मैं कि डिनोमिनेटर को 2 से डिवाइड कर दिया है ना, इसी को ऐसा लिख सकते हैं y बाई टू इज इक्वल टू 2x माइनस 3 अपॉन 2x माइनस 2, ऐसा लिख दो। दोनों साइड 2 से डिवाइड कर दिया तो y बाई टू इज इक्वल टू 2x माइनस 3 अपॉन 2x माइनस 2। ऐसा क्यों किया? क्योंकि x का कोफिशिएंट सेम हो जाए ना, तो कंपोनेंडो डिविडेंडो लगाना और ज्यादा इजी बन जाता है। ठीक है, तो अपन क्या करेंगे, कंपोनेंडो डिविडेंडो होता है कि न्यूमरेटर प्लस डिनोमिनेटर, है ना। तो लेफ्ट हैंड साइड में वो काम करते हैं, न्यूमरेटर प्लस डिनोमिनेटर अपॉन न्यूमरेटर माइनस डिनोमिनेटर। देखो न्यूमरेटर यहाँ पे y है, डिनोमिनेटर 2 है, तो y प्लस टू अपॉन y माइनस 2। सेम काम राइट हैंड साइड में किया कि न्यूमरेटर प्लस डिनोमिनेटर 2x माइनस 3 प्लस 2x माइनस 2 अपॉन न्यूमरेटर माइनस डिनोमिनेटर, मतलब 2x माइनस 3 माइनस 2x माइनस 2, ये हमने कर दिया। ठीक है, राइट हैंड साइड में क्या बन रहा है, 2x 2x 4x बन गया, 4x माइनस 5। देखो लेफ्ट हैंड साइड में तो y प्लस टू अपॉन वाई माइनस 2 बन रहा है, राइट हैंड साइड में 4x माइनस 5 बन गया अपॉन 4x माइनस 5, 2x से 2x कटा, माइनस 3 प्लस 2 माइनस 1 बन जाएगा। ठीक है, अब कमेंट करना अपने लिए इजी है, यहां से भी डायरेक्टली कमेंट कर सकते हैं। देखो x की वैल्यू बहुत इजीली निकाल सकते हैं, -1 को उस साइड मल्टीप्लाई कर दिया और फिर 5 को उस साइड भेज दो, तो इधर देखा जाए तो ये बन रहा है y प्लस टू अपॉन वाई माइनस 2 इंटू माइनस 1, ठीक है, प्लस 5 इज इक्वल टू 4x। एलसीएम लिया, इधर से x की वैल्यू निकाल सकते हैं इन टर्म्स ऑफ y। तो बस ऐसे ही कंपोनेंडो डिविडेंडो याद दिला दिया, मेरे को भी दिमाग में आ गया था, मैंने कहा कि एक बार बच्चों को ताजा करवा दिया जाए, कंपोनेंडो डिविडेंडो भूल जाते हैं कई बार बच्चे। ठीक है, तो ऐसी एप्लीकेशन है कि क्रॉस मल्टीप्लाई ना करके कंपोनेंडो डिविडेंडो कई बार चीजें इसलिए अपने लिए इजी बना देता है। अब यहाँ पे डायरेक्टली देख सकते हैं कि यार अगर y2 हो गया तो डिनोमिनेटर 0 हो जाएगा, तो इधर डायरेक्टली देख सकते हैं y नॉट इक्वल टू 2। ठीक है, तो रेंज आ गई ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट 2। तो ये थोड़ा सा कंपोनेंडो डिविडेंडो के बारे में आपको हल्का सा ज्ञान इधर दिया गया है। इधर भी हम वो काम कर सकते हैं गाइस, कंपोनेंडो डिविडेंडो इजीली लगा सकते हैं। जैसे देखो डिनोमिनेटर में क्या है, ये y अपॉन 1 लिखा है, तो कंपोनेंडो डिविडेंडो लगाते हैं न्यूमरेटर प्लस डिनोमिनेटर, तो मतलब y प्लस 1 अपॉन y माइनस 1 इज इक्वल टू, यहां पे न्यूमरेटर में डिनोमिनेटर ऐड करोगे तो e की पावर x प्लस e की पावर x, मतलब 2 टाइम्स e की पावर x बन जाएगा। ऐसा बनेगा क्या? न्यूमरेटर में डिनोमिनेटर ऐड किया तो 2 टाइम्स e की पावर x बन गया, और न्यूमरेटर माइनस डिनोमिनेटर करूंगा, देखो अगर ऐसा लिखा है ना a बाई बी इज इक्वल टू सी बाई डी, तो कंपोनेंडो डिविडेंडो इज न्यूमरेटर प्लस डिनोमिनेटर अपॉन न्यूमरेटर माइनस डिनोमिनेटर। सेम काम जो लेफ्ट में किया है वही राइट में कर दो, दैट इज कंपोनेंडो डिविडेंडो। ठीक है, एज सिंपल एज दैट। तो इधर न्यूमरेटर में से डिनोमिनेटर माइनस करूंगा तो ये -2 अपॉन ई की पावर एक्स बन जाएगा। सही बोल रहा हूं? न्यूमरेटर माइनस डिनोमिनेटर, तो -1 इंटू 1 अपॉन ई की पावर एक्स, -1 अपॉन ई की पावर एक्स, -2 अपॉन ई की पावर एक्स, है ना। ये वाला पार्ट कट जाएगा, न्यूमरेटर माइनस डिनोमिनेटर करोगे तो दिस माइनस दिस ऐसा बनेगा। सही बात है, देख लेना एक बार ध्यान से, नहीं तो क्रॉस मल्टीप्लाई करके भी ये सारी कहानी आप समझ ही सकते हो। ओके, अब इधर 2 से 2 तो कैंसिल आउट हो गया गाइस, 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया, e की पावर x न्यूमरेटर में जाएगा तो ये e की पावर 2x बना देगा। ठीक है, तो लेफ्ट हैंड साइड में बन रहा है y प्लस 1 अपॉन वाई माइनस 1, राइट हैंड साइड में एक नेगेटिव है माइनस e की पावर x से मल्टीप्लाई होके e रेशो द पावर 2x बना दिया है, ये राइट हैंड साइड में बन रहा है सारा मसाला। ठीक है, तो इधर से e रेशो द पावर 2x की वैल्यू आ गई, नेगेटिव को इस साइड मल्टीप्लाई किया तो नेगेटिव ऑफ y प्लस 1 अपॉन वाई माइनस 1, ये e रेशो द पावर 2x की वैल्यू आ गई। ठीक है, तो हमने देखो x इन टर्म्स ऑफ y ऑलमोस्ट रिप्रेजेंट कर दिया है। आगे log ले लोगे तो पूरा पूरा रिप्रेजेंट कर देगा, बट अगला स्टेप नेसेसरी नहीं है log लेना। यहीं से ही हम एक चीज कमेंट कर सकते हैं, यहीं से एक चीज ये कमेंट करी जा सकती है कि ये जो भी एक्सप्रेशन है, क्योंकि हमें पता है कि e रेशो द पावर 2x ग्रेटर देन 0 होता है, ग्रेटर देन 0 होता है, तो ये एक्सप्रेशन भी ग्रेटर देन 0 होनी चाहिए।
लेफ्ट हैंड साइड हमेशा ग्रेटर देन जीरो होगा क्योंकि एक्सपोनेंशियल फंक्शन है। तो ये जो राइट हैंड साइड है वो भी हमेशा ग्रेटर देन जीरो होना चाहिए। बस ये कंडीशन लगाऊंगा और इसको अगर सॉल्व किया तो हमारा आंसर सामने प्रकट होता हुआ दिखाई देगा। ठीक है, कंपोनेंटो डिविडेंडो कोई दिक्कत नहीं आई होगी। अगर तुम चाहते हो कि नहीं सर कंपोनेंटो डिविडेंडो नहीं लगाना, वैसे तो लगाओ यार, कंफर्टेबल हो जाओ, कई बार कैलकुलेशन बड़ी सिंप्लीफाई कर देता है। ठीक है, अदरवाइज नहीं तो आप क्रॉस मल्टीप्लाई करके भी e की पावर समथिंग, मतलब फाइनल पर्पस समझ रहे हो ना, कि e रेज टू द पावर x को इन टर्म्स ऑफ y। पहले ये था कि y इज इक्वल टू e रेज टू द पावर x के टर्म्स में था, फाइनली मैंने e रेज टू द पावर x को इन टर्म्स ऑफ y रिप्रेजेंट कर दिया है। ठीक है, अब यहां पे मुझे ये समझ में आ रहा है कि ये चीज ग्रेटर देन जीरो होनी चाहिए, बिकॉज लेफ्ट हैंड साइड ग्रेटर देन जीरो है, तो मतलब y प्लस वन अपॉन वाई माइनस वन, वाई प्लस वन अपॉन वाई माइनस वन लेस देन जीरो होना चाहिए। नेगेटिव को मल्टीप्लाई किया, इनइक्वालिटी पलट गई, मतलब ये एक्सप्रेशन लेस देन जीरो होनी चाहिए। तो इधर y की वैल्यू आ गई -1 to 1। ठीक है, ये हमारा आंसर हो जाएगा, दैट इज द रेंज। रेंज इज द वैल्यूज ऑफ फाई। इसको समझ में आ रहा है ना मैंने कैसे सॉल्व किया? वेवी कर्व मेथड से यहां पे सॉल्व किया है। ठीक है, नंबर लाइन बना के वो सारा काम मैंने फिर से नहीं किया, आप समझ सकते हो, यहां से यहां तक डायरेक्ट वेवी कर्व मेथड मैंने इधर लगा दिया है। हाँ जी, तो आई होप आपको समझ में आ रही होगी रेंज की चीजें, क्योंकि रेंज बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे यहां पे भी देखो, फिर से लीनियर अपॉन लीनियर है, बट वो लीनियर साइन एक्स के टर्म्स में है। तो हमारे सामने दे रखा है y इज इक्वल टू मॉड्यूलस ऑफ साइन एक्स -1 अपॉन मॉड्यूलस ऑफ साइन एक्स प्लस 1। तो अब मैं साइन एक्स को रिप्रेजेंट, मतलब मॉड्यूलस ऑफ साइन एक्स को रिप्रेजेंट करना चाहूंगा इन टर्म्स ऑफ y, तो फिर से इधर कंपोनेंटो डिविडेंडो का मैंने सहारा लूंगा। ठीक है, तो क्रॉस मल्टीप्लाई किए बिना थोड़ी सी स्टाइल मारते हुए कंपोनेंटो डिविडेंडो लगा रहा हूं इधर, कि न्यूमरेटर प्लस डिनोमिनेटर गाइस। तो लेफ्ट हैंड साइड में बनेगा y प्लस वन अपॉन वाई माइनस वन, यहां पे डिनोमिनेटर 1 है, y प्लस वन अपॉन वाई माइनस वन। राइट हैंड साइड में न्यूमरेटर में जब डिनोमिनेटर ऐड करोगे तो 2 टाइम्स मॉड्यूलस ऑफ साइन एक्स न्यूमरेटर में बन जाएगा, अपॉन जब न्यूमरेटर माइनस डिनोमिनेटर करोगे तो डिनोमिनेटर में -2 बनेगा। न्यूमरेटर माइनस डिनोमिनेटर करोगे तो डिनोमिनेटर में ही बनेगा। 2 से 2 कट गया। देखो मॉड्यूलस ऑफ साइन एक्स इन टर्म्स ऑफ y रिप्रेजेंट है, यहां पे डिनोमिनेटर में नेगेटिव है, उस साइड मल्टीप्लाई किया, तो मॉड्यूलस ऑफ साइन एक्स की वैल्यू क्या आ रही है? नेगेटिव ऑफ, नेगेटिव को उधर मल्टीप्लाई किया, नेगेटिव ऑफ y प्लस वन अपॉन वाई माइनस वन, ये वैल्यू आ रही है मॉड्यूलस ऑफ साइन एक्स की। ठीक है, अब मॉड्यूलस ऑफ साइन एक्स को देखो, क्या समझते हो इसके बारे में? इसके बारे में हमें ये समझ में आता है कि मॉड्यूलस ऑफ साइन एक्स इज ऑलवेज ग्रेटर देन और इक्वल टू जीरो। मॉड्यूलस ऑफ साइन एक्स इज ग्रेटर देन और इक्वल टू जीरो, लेस देन और इक्वल टू 1। इस इंटरवल में होना चाहिए, मतलब ये जो राइट हैंड साइड का मसाला है, मॉड्यूलस ऑफ साइन एक्स की वैल्यू क्या है? माइनस ऑफ y प्लस वन अपॉन वाई माइनस वन, तो ये भी ग्रेटर देन और इक्वल टू जीरो, लेस देन और इक्वल टू 1 होना चाहिए। अब आपके सामने एक इनइक्वालिटी आ चुकी है, इस इनइक्वालिटी को जैसे ही सॉल्व करेंगे y की वैल्यूज आएगी, वही हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा, दैट विल बी द रेंज फॉर दिस क्वेश्चन। राइट गाइस, ओके। तो डबल इनइक्वालिटी अगर कभी भी हमारे सामने हो तो पहले इस वाली इनइक्वालिटी को पकड़ो, पहले इसको पकड़ो, फिर इसको पकड़ो, दोनों का इंटरसेक्शन ले लो, जो भी आंसर आएगा वही हमारा फाइनल आंसर होगा। ओके, तो इसको अपन डुप्लीकेट कर लेते हैं ताकि थोड़ा स्पेस मिल जाए। डबल इनइक्वालिटी सॉल्व करने जा रहे हैं, चिंता मत करो, ये सारी चीजें पिछली वाली स्लाइड में इंटैक्ट है। तो सबसे पहले तो मैं सॉल्व करने जा रहा हूं ये वाली इनइक्वालिटी। ठीक है, मतलब कि माइनस ऑफ वाई प्लस वन अपॉन वाई माइनस वन इज ग्रेटर देन और इक्वल टू जीरो। माइनस ऑफ वाई प्लस वन अपॉन वाई माइनस वन ग्रेटर देन और इक्वल टू जीरो, इसको सॉल्व करूंगा एंड इसका इंटरसेक्शन ले लूंगा माइनस ऑफ वाई प्लस वन अपॉन वाई माइनस वन लेस देन और इक्वल टू 1 के साथ। डबल इनइक्वालिटी जब भी हम सॉल्व कर रहे होते हैं, पहले इस वाले पार्ट को सॉल्व किया, इस वाले पार्ट को सॉल्व किया, दोनों का जो भी आंसर आएगा उसके बीच में एंड ले लेना, उसके बीच में इंटरसेक्शन ले लेना। तो ये वाला पार्ट तो हो गया, देखो माइनस ऑफ दिस थिंग ग्रेटर देन और इक्वल टू जीरो, ये वाला पार्ट हो गया माइनस ऑफ दिस थिंग लेस देन और इक्वल टू 1। अब इसको सॉल्व करते हैं, तो नेगेटिव को उस साइड मल्टीप्लाई करेंगे, इनइक्वालिटी पलट जाएगी। ठीक है, तो ये आ गया y प्लस वन अपॉन वाई माइनस वन लेस देन और इक्वल टू जीरो, जो कि सॉल्व करना एकदम बच्चों का खेल है, बच्चों का खेल।
ठीक है, इसके लिए आंसर आ जाएगा y बिलोंग्स टू -1 to 1, ठीक है, 1 पे ओपन -1 पे क्लोज। देखो ये वाला पार्ट का ये आंसर आया। देखेंगे जरा ध्यान से कि y प्लस 1 अपॉन y माइनस 1 सॉल्व कर सकते हैं बड़ी इजीली। जो भी आंसर आएगा, जैसे लेस देन और इक्वल टू 0 के लिए आंसर आएगा क्लोज ब्रैकेट -1 टू ओपन ब्रैकेट 1। क्लोज ब्रैकेट -1 क्यों? न्यूमरेटर 0 हो सकता है बट डिनोमिनेटर 0 नहीं हो सकता है। सॉल्व कैसे किया है मैंने? वेवी कर्व मेथड से, कि एक नंबर लाइन बनाऊंगा, -1 एंड 1 क्रिटिकल पॉइंट आएगा, एक्सट्रीम राइट में पॉजिटिव, फिर नेगेटिव, फिर पॉजिटिव। मुझे आंसर दिखाई दे रहा है नेगेटिव वाला, लेस देन और इक्वल टू 0, तो वो -1 से 1 के बीच का आंसर मिलेगा। तो इस तरीके से अपन ने इसको फटाफट सॉल्व कर लिया। ठीक है, अब इस वाले पार्ट के ऊपर गौर फरमाएंगे। नेगेटिव ऑफ दिस थिंग लेस देन और इक्वल टू 1, माइनस को उस साइड मल्टीप्लाई किया, इनइक्वालिटी पलट जाएगी। ठीक है, तो ये बनेगा y प्लस 1, या फिर ऐसा समझो, चलो ठीक है, माइनस को उस साइड मल्टीप्लाई कर दिया, y प्लस 1 अपॉन y माइनस 1 ग्रेटर देन और इक्वल टू -1। ठीक है, माइनस को उस साइड मल्टीप्लाई किया, राइट हैंड साइड -1 हो गई। दोनों साइड बेसिकली -1 से हमने मल्टीप्लाई कर दिया है। -1 को इस साइड लेके आऊंगा तो +1 बन जाएगा। क्रॉस मल्टीप्लाई नहीं करते, देखो क्रॉस मल्टीप्लाई मत कर देना, वो अलाउड नहीं है। -1 इस साइड आएगा, वो +1 बन गया, ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। y प्लस 1 अपॉन y माइनस 1 प्लस 1, एलसीएम लोगे तो इधर बन रहा है, न्यूमरेटर में क्या बनेगा? y प्लस 1 अपॉन y माइनस 1, दैट इज न्यूमरेटर में 2y, डिनोमिनेटर में y माइनस 1 ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। देखो ये बन जाएगा, हाँ जी, ये बन रहा है ना एलसीएम लेने के बाद। अब फिर से वेवी कर्व मेथड यूज करेंगे। न्यूमरेटर 0 पे 0 हो रहा है, डिनोमिनेटर 1 पे साइन बदलेगा, तो यहां पे नंबर लाइन हमने बनाई, न्यूमरेटर 0 पे 0 हो रहा है और 0 को इंक्लूड कर सकते हैं, 1 को इंक्लूड नहीं कर सकते, 1 पे ओपन रहेगा, एक्सट्रीम राइट में पॉजिटिव साइन, यहाँ पे नेगेटिव साइन, यहाँ पे पॉजिटिव साइन। कौन सा वाला पोर्शन कर रहे हैं अपन? ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 वाला पोर्शन। तो ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 वाला पोर्शन तो एक तो ये आ गया, ठीक है, ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 वाला पोर्शन, और लेस देन और इक्वल टू, ठीक है, ओहो हो भारी भारी मिस्टेक हो गई, गलती से मिस्टेक हो गई भाई। मिस्टेक ये हो गई यहाँ पे कि 0 एंड 1, ठीक है, बहुत ही सिली मिस्टेक। देखो न्यूमरेटर 0, डिनोमिनेटर 1 पे साइन बदल रहा है ना। तो एक्सट्रीम राइट में यहाँ पे पॉजिटिव साइन, यहाँ पे नेगेटिव साइन, यहाँ पे पॉजिटिव साइन। अब ठीक है, न्यूमरेटर 0, डिनोमिनेटर 1 पे 0 को इंक्लूड कर सकते हैं बट 1 को इंक्लूड नहीं कर सकते, है ना। तो चलो क्लियर है, इधर ये अपने को पॉजिटिव साइन मिलेगा, इधर ये अपने को पॉजिटिव साइन मिल रहा है, क्योंकि हम लोग ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 चाह रहे हैं, है ना। तो आंसर आ रहा है इस वाले पार्ट से, -∞ to 0 यूनियन 1 to ∞। ये वाला आंसर दे रहा है -1 से 1, -1 से 1, -1 इधर है, 0 के लेफ्ट में है -1, जिसके अंदर -1 को इंक्लूड किया गया है, -1 से 1, ठीक है, 1 पे ओपन है। अब देखो दोनों का इंटरसेक्शन क्या आ गया। इंटरसेक्शन मैंने लिया है गाइस, कौन सा इंटरसेक्शन लिया? बेसिकली फाइनली हम लोग इंटरसेक्शन ले रहे हैं, क्लोज ब्रैकेट -1 टू ओपन ब्रैकेट 1, इंटरसेक्शन ये वाला पार्ट कि -∞ to 0, -∞ to 0 यूनियन 1 to ∞, ठीक है। तो इन दोनों का इंटरसेक्शन लिया जा रहा है, इस वाले सेट का और इस वाले सेट का। -1 to 1 इसने आंसर दिया था, ये वाला आंसर दे रहा है -∞ to 0 यूनियन 1 to ∞। इन दोनों का इंटरसेक्शन लिया जा रहा है। तो देखो येलो वाले से तो मैंने इसको रिप्रेजेंट किया है, -∞ to 0 यूनियन 1 to ∞, ओके। और ये जो रेड वाला है, इससे अपन ने ये -1 से 1 वाले पोर्शन को रिप्रेजेंट किया है, -1 से 1, जिसके अंदर क्लोज ब्रैकेट है -1 पे। अब फाइनल आंसर सुनना जरा क्या आएगा। फाइनल आंसर यहां पे आ रहा है, इन दोनों का जो कॉमन पोर्शन है, जो कि -1 से लेके 0 तक, तो इधर फाइनल आंसर आ जाएगा y बिलोंग्स टू क्लोज ब्रैकेट -1 टू क्लोज ब्रैकेट 0, दैट विल बी आवर फाइनल आंसर फॉर द क्वेश्चन। y बिलोंग्स टू क्लोज ब्रैकेट -1 टू क्लोज ब्रैकेट 0। तो यस, देयर वाज सम कैलकुलेशन इन्वॉल्व, अच्छी खासी कैलकुलेशन यहाँ पे इन्वॉल्व थी, क्योंकि जब भी डबल इनइक्वालिटी सॉल्व करने के लिए आ जाती है तो वहाँ पे कैलकुलेशंस थोड़ी लंबी हो जाती है।
तो यस देयर वाज सम कैलकुलेशन इन्वॉल्व, बट कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है, पूरा समराइज कर देते हैं सवाल को, है ना गाइस। तो देखो समरी इस सवाल की ये थी कि सबसे पहले अपने सामने ये दे रखा था, कंपोनेंडो डिविडेंडो लगाया मैंने, मॉड्यूलस ऑफ साइन एक्स की वैल्यू निकाल ली इन टर्म्स ऑफ फाई। मॉड्यूलस ऑफ साइन एक्स अपने को पता है कि 0 से 1 के बीच की वैल्यूज रहती है, तो मॉड्यूलस ऑफ साइन एक्स की जो वैल्यू निकाली है इन टर्म्स ऑफ वाई, उसको अपन ने 0 से 1 के बीच में पुट कर दिया, है ना। मॉड्यूलस ऑफ साइन एक्स इज बिटवीन 0 to 1। यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड 0 से 1 के बीच में है, तो राइट हैंड साइड भी उसके बीच में रहेगी। अब इसके बाद में पूरा प्रोसेस जो है वो इस डबल इनइक्वालिटी को सॉल्व करने का है। आइडिया सुन लेना, आइडिया पकड़ लेना, उसके बाद में खुद से सॉल्व करना, क्योंकि अगर आप वेवी कर्व मेथड के साथ कंफर्टेबल हो, आपको इंटरसेक्शन लेना आता है, तो इस डबल इनइक्वालिटी को सॉल्व करने में सिर्फ कैलकुलेशन ही आपकी बाधा बन रही है ना। दैट इज द ओनली, ठीक है, डिफिकल्ट पॉइंट कि कैलकुलेशन कैसे हो सर इतनी सारी, है ना। तो कैलकुलेशन मैंने वैसे करके दिखा दी आपको, बट एक बार खुद से जरूर करके देखना कैलकुलेशन, कि जब हम डबल इनइक्वालिटी को सॉल्व कर रहे हैं कि दिस थिंग इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, लेस देन और इक्वल टू 1, तो इसको सॉल्व किया तो आंसर आ रहा है यहाँ पे -1 से 1, जिसके अंदर क्लोज ब्रैकेट है -1 पे, ओपन ब्रैकेट है 1 पे। ठीक है, इसको सॉल्व किया तो आंसर आ रहा है, देखो 2y अपॉन y माइनस 1, इसका क्रिटिकल पॉइंट 0 है, इसका क्रिटिकल पॉइंट 1 है, ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 दिख रहा है, तो ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट मिल रहा है अपने को, तो इन दोनों का इंटरसेक्शन लेंगे तो -1 से 0 तक की वैल्यूज मिल गई, तो ये हमारा फाइनल आंसर है। दैट इज आवर फाइनल आंसर। ठीक है, बिल्कुल एकदम कंफर्म्ड है फाइनल आंसर ये। ओके गाइस, तो एक बार सॉल्व करना, यही आना चाहिए, यही फाइनल आंसर है इस क्वेश्चन का, तो इस पर कोई संदेह मत करना कि सर ये नहीं होगा वो नहीं होगा। ठीक है, बीच बीच में छोटी छोटी गलतियां अगर हुई है तो उसको मैंने हाथों हाथ देख लिया है, परख लिया है। ठीक है, तो बस दैट विल बी आवर फाइनल आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। चलिए, रेंज वैसे बहुत डिटेल वाला टॉपिक है, अभी बहुत सारे क्वेश्चंस और हम रेंज के बारे में देखेंगे, बट आज के सेशन में हम लोग सारा नहीं ले जाएंगे। इधर देखो क्वाड्रेटिक अपॉन क्वाड्रेटिक अपने को दे रखी है, बट हमेशा देखो कि ये क्या लीनियर अपॉन लीनियर बन सकती है क्या, है ना। मतलब कि पहले इसके फैक्टर्स बनाओ कि कोई कॉमन फैक्टर आ रहा है। न्यूमरेटर को लिख सकते हैं x-4 इंटू x-1, डिनोमिनेटर को लिख सकते हैं x+3 इंटू x-1। सही बात है, न्यूमरेटर है x-4 इंटू x-1, डिनोमिनेटर है x+3 इंटू x-1। हाँ जी सर, एक कॉमन फैक्टर तो आ रहा है जिसको हम लोग कैंसिल भी कर सकते हैं, तो उड़ा दिया इसको। बट जब भी कॉमन फैक्टर को कैंसिल किया तो इधर ये समझ में आ रहा है कि डिनोमिनेटर 0 हो जाएगा x इज इक्वल टू 1 पे, मतलब x 1 तो नहीं हो सकता, ऑफकोर्स -3 भी नहीं हो सकता, बट 1 भी नहीं हो सकता, राइट, है ना। -3 तो वैसे ही आप नहीं पुट करोगे, x की वैल्यू -3 तो आप जैसे ही पुट नहीं करोगे, बट जिसको कैंसिल आउट किया है, जो शहीद हो गया है, उसको भूल मत जाना, बस मैं इतना बोल रहा हूं। उसको क्यों नहीं भूलना है सर, जो शहीद हुआ है उसको भूलना क्यों नहीं है। देखो भूलना तो नहीं चाहिए, बट अगर आप इसको भूल गए, अगर आप ये चीज भूल गए कि x 1 नहीं हो सकता, x क्यों नहीं 1 हो सकता, समझ में आ रही बात है, क्योंकि अभी अभी x-1 जो ओरिजिनल क्वेश्चन था उसमें x-1 एक डिनोमिनेटर का फैक्टर था, तो x तो 1 नहीं हो सकता। बार बार मैं क्यों बोल रहा हूं x 1 नहीं हो सकता, क्योंकि अब हमें इसकी रेंज बतानी है, राइट। तो जब x 1 नहीं हो सकता तो y क्या नहीं हो सकता, यहां पे वो चीज पहले ही हटा दो कि x 1 नहीं हो सकता, और जब x को 1 रखता हूं तो y की वैल्यू यहां पे आ रही है 1 - 4 अपॉन 1 + 3, y की वैल्यू आ रही है 1 - 4 अपॉन 1 + 3, y भी ये वैल्यू नहीं ले पाएगा, x 1 नहीं हो सकता इसलिए y भी ये वैल्यू नहीं ले पाएगा। देखो -3 तो वैसे ही आप पुट नहीं करोगे यहाँ पे, बट गलती से अगर आपने 1 पुट करके, जो 1 पुट करने पे जो y की वैल्यू आनी है वो हमें हटानी है, राइट। रेंज मतलब क्या होती है, y की वैल्यूज, x मुझे पता है 1 नहीं हो सकता, तो y ये वैल्यू नहीं ले पाएगी, मतलब y कैन नॉट बी इक्वल टू 1 - 4 विच इज -3 डिवाइडेड बाई 4, -3/4, y -3/4 नहीं हो सकता। ओके, एक तो ये वैल्यू हटा दी। फिर बाद में देखो, जब आपने क्वाड्रेटिक बाय क्वाड्रेटिक को लीनियर बाय लीनियर बना दिया, अब इस लीनियर बाय लीनियर में y क्या वैल्यू और अचीव नहीं कर सकता, इसके लिए आप x को रिप्रेजेंट करोगे इन टर्म्स ऑफ y, क्रॉस मल्टीप्लाई करके या कंपोनेंडो डिविडेंडो लेके, जैसे भी करके x को इन टर्म्स ऑफ y आप रिप्रेजेंट करोगे, है ना। लीनियर बाय लीनियर को हमने पहले भी सॉल्व किया है गाइस, जैसे ये पहला क्वेश्चन देखो, एक बार मैं आपको वापस ले जाना चाहता हूं पुरानी यादों में। ये पहला क्वेश्चन देखो, लीनियर अपॉन लीनियर, इसकी रेंज निकाल ली है हमने,
इसकी रेंज निकालने के लिए x को इन टर्म्स ऑफ y रिप्रेजेंट करके फाइनली हमने बोला था y कैन नॉट बी इक्वल टू 2। अब ये जो पूरा प्रोसेस है ना, इसका एक शॉर्टकट बताने वाला हूं मैं आपको, ठीक है। जब भी अगर ऐसा दे रखा हो 2x माइनस 3 अपॉन x माइनस 1 लीनियर इन टर्म्स ऑफ x, है ना, मॉड्यूलस वॉड्यूलस नहीं होना चाहिए इधर, फिर ये ट्रिक काम नहीं करेगी। ये ट्रिक तब काम करती है कि अगर ये फॉर्मेट दे रखा हो, है ना। ट्रिक ये है गाइस कि अगर ये फॉर्मेट दे रखा हो y इज इक्वल टू ए एक्स प्लस बी अपॉन सी एक्स प्लस डी, ठीक है, लीनियर अपॉन लीनियर ए एक्स प्लस बी अपॉन सी एक्स प्लस डी, तो यहां पे ध्यान रखना y कैन नॉट बी इक्वल टू ए बाई सी, इसकी रेंज हो जाएगी, है ना, y a बाई सी के इक्वल नहीं हो सकता। ये है a इज द कोफिशिएंट ऑफ x इन द न्यूमरेटर, c इज द कोफिशिएंट ऑफ x इन द डिनोमिनेटर। ओके, मतलब कि वो हमने क्वेश्चन देखा था y इज इक्वल टू 2x प्लस 3 अपॉन x माइनस 1, जिसके अंदर क्रॉस मल्टीप्लाई करके मैं फाइनली बता रहा था, और फाइनली आया था y कैन नॉट बी इक्वल टू 2। यहाँ पे ये ट्रिक डायरेक्टली अप्लाई कर दो, मजा आया। तो इधर y क्या नहीं हो सकता, y कैन नॉट बी इक्वल टू 2 अपॉन 1, राइट, 2 अपॉन 1, मतलब y इधर 2 नहीं हो पाएगा गाइस। तो ये हो गई ट्रिक इसकी डायरेक्ट। तो इस ट्रिक को मैंने इसलिए बताई ताकि इस वाले क्वेश्चन में अब हम डायरेक्टली ट्रिक अप्लाई कर दें, क्योंकि कहाँ गया वो सवाल, हाँ ये रहा। इस वाले क्वेश्चन में डायरेक्टली हम लोग ट्रिक अप्लाई कर देना। अब कौन क्रॉस मल्टीप्लाई करे, कौन इतनी मेहनत करे, ठीक है। अब डायरेक्टली ट्रिक पता है कि अगर ए एक्स प्लस बी अपॉन सी एक्स प्लस डी टाइप का है, तो यहाँ पे y 1 अपॉन 1, y 1 भी नहीं हो पाएगा, ठीक है, y कैन नॉट बी इक्वल टू 1 ऑल्सो। तो y की दो वैल्यूज हमें हटानी है, एक तो y 1 नहीं हो सकता, एक y माइनस 3/4 नहीं हो सकता। माइनस 3/4 क्यों नहीं हो सकता, बिकॉज ये शहीद हुआ है, इसकी कुर्बानी हम लोग ध्यान रखेंगे। ये x यहाँ पे 1 नहीं हो सकता, तो y माइनस 3/4 नहीं हो सकता। तो इधर y बिलोंग्स टू ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट, दो वैल्यूज हटेगी इस बार। जनरली हम जब भी लीनियर अपॉन लीनियर देखते हैं तो एक ही वैल्यू हटाते हैं, है ना। अगर ए एक्स प्लस बी अपॉन सी एक्स प्लस डी टाइप का है तो एक ही वैल्यू हटाते थे, ए बाई सी। अब यहाँ पे ये क्वाड्रेटिक बाई क्वाड्रेटिक है जो कि लीनियर बाई लीनियर बन गया। अब इधर दो वैल्यूज हटानी है, एक तो ये ए बाई सी वाली वैल्यू हटानी है, मतलब 1/1, मतलब एक तो ये वैल्यू हटा दो, और दूसरी वैल्यू ये हटानी है जो कि शहीद फैक्टर हुआ है, जैसे x माइनस 1, तो x 1 नहीं हो सकता, तो x को यहाँ पे 1 पुट किया, तो y की वैल्यू ये आ रही है जो कि नहीं हो सकती, है ना, क्योंकि y माइनस 3/4 तभी तो अचीव कर पाएगा जब x 1 होगा। तो x 1 नहीं हो सकता, तो y माइनस 3/4 नहीं हो सकता। तो ये दो वैल्यूज हम लोग हटाएंगे। जब क्वाड्रेटिक बाई क्वाड्रेटिक, लीनियर बाई लीनियर बन गया, तो y की ऐसी दो वैल्यूज हटी। और जब सिर्फ लीनियर अपॉन लीनियर है तो y की हम a की वैल्यू हटाते हैं, वो ट्रिक भी मैंने बता दी है, a अपॉन सी, है ना। अगर ए एक्स प्लस बी अपॉन सी एक्स प्लस डी है तो a बाई सी हटाने का है अपने को। तो y बिलोंग्स टू ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट 1 एंड माइनस 3/4, दैट विल बी आवर आंसर फॉर द इक्वेशन। ओके, लीनियर बाई लीनियर के अंदर हमें समझ में आ गया होगा क्या क्या वेरिएशन हो सकती है। हो सकता है बहुत ही ऐसा सिंपल सा लीनियर बाई लीनियर हो, ठीक है, हो सकता है ऐसा कोई सिंपल सा लीनियर बाई लीनियर हो, उसके अंदर ये ट्रिक अप्लाई कर देना, मजा आ जाएगा। हो सकता है लीनियर बाई लीनियर इतना सिंपल ना हो, जैसे इस टाइप का हो, है ना, लीनियर बाई लीनियर ही है बट वो e की पावर x के टर्म्स में। अब यहाँ पे वो ट्रिक काम नहीं करेगी, यहाँ पे हमें कंपोनेंडो डिविडेंडो लगा के कुछ ना कुछ करके e की पावर x को इसके टर्म्स में रिप्रेजेंट करना है, फिर लेफ्ट हैंड साइड को देखना है, राइट हैंड साइड को देखना है। वही काम हमने यहाँ पे भी किया था, देखो, मॉड्यूलस ऑफ साइन एक्स माइनस 1 अपॉन मॉड्यूलस ऑफ साइन एक्स प्लस 1। मॉड्यूलस ऑफ साइन एक्स को हमने रिप्रेजेंट कर दिया था इन टर्म्स ऑफ y, फिर देखा कि ये कहाँ से कहाँ तक है। अब समझो यहाँ पे मैं ऐसा भी कर सकता हूँ, अगला क्वेश्चन बनाना है मुझे, सपोज ऐसा बना दिया, y इज इक्वल टू फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x माइनस 1 अपॉन फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x प्लस 1। समझो बातों को। अब अगर ये क्वेश्चन बनाया मैंने तो फिर से क्रॉस मल्टीप्लाई करके फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x को मैं y के टर्म्स में रिप्रेजेंट करूंगा, और जब फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x को y के टर्म्स में रिप्रेजेंट करूंगा तो यही बनेगा। वैसे तो फॉर्मेट देखा जाए तो माइनस ऑफ y प्लस 1 अपॉन y माइनस 1, देखो यही बनेगा ना। इसके अंदर देखो फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x को y के टर्म्स में रिप्रेजेंट किया, ऐसा कुछ बनने वाला है, फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x इज इक्वल टू दिस। अब फिर से कंडीशन लगाऊंगा कि हमें पता है फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x
ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 लेस देन 1 होता है, तो ये वाली जो चीज़ है वो ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 लेस देन 1 होने वाली है, तो इसके ऊपर वो कंडीशन लगा दूंगा ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 लेस देन 1, इक्वल टू की बजाय यहाँ पे लेस देन आ जाएगा। फिर इसको सॉल्व किया डबल इनइक्वालिटी। तो ये थोड़ा लीनियर बाई लीनियर का थोड़ा खतरनाक रूप आ गया इसमें, है ना। फिर ये रूप आता है जिसके अंदर पहले क्वाड्रेटिक बाई क्वाड्रेटिक थी, बाद में लीनियर अपॉन लीनियर बन गई। इसके अंदर रेंज कैसे डील करनी है, ये वाला अगला रूप है, ठीक है। तो अब मैं इस सेशन को ज़्यादा लंबा ना रखते हुए नेक्स्ट सेशन में हम लोग कंटिन्यू करेंगे रेंज के ऊपर, और बहुत सारे अमेजिंग अमेजिंग क्वेश्चंस है गाइस, बहुत अमेजिंग क्वेश्चंस है रेंज के ऊपर, आगे जाके आप लोग देखोगे, ठीक है। तो नेक्स्ट क्लास में भी मतलब आपको समझ में आ रहा है क्या डिस्कस करने वाले हैं हम लोग, रेंज के बारे में बहुत सारी चर्चा करने वाले हैं नेक्स्ट क्लास में, ठीक है। और एक पास्ट ईयर में क्वेश्चन पूछा गया था, मुझे बड़ा ही अच्छा लगा था, मेरे को लगा था आज की क्लास में हम लोग डिस्कस कर लेंगे, बट बहुत लंबा चला जाएगा आज की क्लास में। क्वाड्रेटिक अपॉन क्वाड्रेटिक पे डिस्कशन करेंगे हम, है ना, नेक्स्ट क्लास में क्वाड्रेटिक अपॉन क्वाड्रेटिक पे डिस्कशन करेंगे। इसके ऊपर ये 2007 जेई एडवांस में एक मैच दी कॉलम पूछ लिया था, अच्छा सवाल है। इसके अंदर पूरा रेंज से मतलब इसकी जो रेंज है ना, हम ग्राफ से कमेंट करेंगे, मजा आएगा, नेक्स्ट क्लास में देखोगे आप लोग, ठीक है। So basically in the next class also we are going to continue with range। रेंज हम लोग पढ़ लेंगे अगली क्लास में, और क्या हो जाएगा उसके बाद में आइडेंटिकल फंक्शन उसके बारे में पढ़ लेंगे, फिर बाद में मैनी 1 1 1 ऑन 2 इंटू, या फिर मैं हो सकता है कि वो भी स्टार्ट करवा दूँ नेक्स्ट क्लास में, ग्राफ, ठीक है, ग्राफ के ऊपर भी चर्चा कर सकते हैं। ओके गाइस, तो फिर नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। आई होप आप सबको मजा आ रहा हो पढ़ने में, बहुत अच्छे से सीखने को मिल रहा हो। अगर आप रिवाइज भी कर रहे हैं तो हर एक क्वेश्चन को खुद से जरूर अटेम्प्ट करें, फिर रिवाइज करें, और बाकी अपने आप को किसी से कंपैरिजन मत करें। ये चीज़ मैं पहले ही बता चुका हूँ कि बिल्कुल यार कंपैरिजन नहीं करने का है, खुद की ग्रोथ के ऊपर फोकस करना है ना, अपना बेटर वर्जन, अपना बेस्ट वर्जन बन के बाहर निकलना है, बस यही हमारा गोल है और कुछ नहीं है, ठीक है। सो थैंक यू सो मच एवरीबडी फॉर बीइंग अ पार्ट ऑफ दिस क्लास, सी यू इन द नेक्स्ट क्लास, टिल देन टेक केयर, टाटा बाय बाय, हैव अ गुड डे।